सर ऑडिट में ये हो रहा है कि मतलब दिमाग में आंसर आ जाता है, दिमाग में चीजें भी आ जाती है उनको, मतलब कि लिखना है ना, अभी सही करते हैं वो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन वालों, कैसे हैं आप सब? लिखने का ही मसला है। वो एक्स्ट्रा होती है ना यार, आपको आइडिया कन्वे करना है बस, वही एकदम ठीक जानी। अच्छा भाई, मैंने मतलब ये भी बता दूं, ऑडिट से सिर्फ मतलब ब्रेक भी इसलिए लिया था ताकि मतलब मैं ऑन जेन्युइन नोट एक बात बता दूं, ऑडिट से ब्रेक भी इसलिए लिया था क्योंकि कुछ बच्चों ने ये कहा था कि सर आप प्रैक्टिस तो कराएंगे तो हम पहले याद भी कर लें। तो बहुत सारे बच्चों का ये भी था याद करने वाला सीन, तो इसलिए मैंने इसको रोक भी दिया था। और मैंने कहा था इन अ मीन वाइल मैं FAR 1 FAR 2 कंप्लीट भी कर दूंगा, वो तकरीबन कंप्लीट हो गया। सही जी, उससे जान छूट गई। अब ये है कि रोज 2 ढाई घंटे 1.5 घंटा क्लास लगा के मैं रोज प्रैक्टिस कराऊंगा। प्रैक्टिस इसलिए क्योंकि तुम अगर ऑडिट रोज लिखोगे नहीं तब तक पास नहीं होगा। तो आओ यहाँ पे, और यहाँ पे जो याद करने का है वो घर पे करो, यहाँ पे मेरे साथ प्रैक्टिस करना। सही है जी, रोज नए सवाल निकालूंगा, नई नई चीजें करते रहेंगे जैसे आज भी करना है। सही है जी, अब ऑडिट रोज होगी, ये मेरा वादा है। सही है जी, कल भी होगी, परसों परसों, यानी रोज रात को भी क्लास लगेगी। तो आना, प्रैक्टिस कर लेंगे। मतलब ये भी मुझे कह ही रहा था कि सर प्रैक्टिस करवा दें ताकि और अच्छा हो जाए, तो सारे टॉपिक्स की कर लेंगे। अच्छा जी, आज के लिए आज हमें इंटरनल कंट्रोल कंप्लीट करना है, और इंटरनल कंट्रोल कंप्लीट करने के बाद फिर हम अगले टॉपिक्स पे मूव कर जाएंगे। सही है जी, कुछ आईटी को देख लेंगे, सब्सटैंटिव देख लेंगे। सही है जी, और कोई रिलेटेड पार्टी हो गया, कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हो गया, एथिक्स भी देख लेंगे। एनालिटिकल तो वो बेस में ही आ जाएंगे ना साथ हमारे, वो उसके साथ ही हो जाएगा। सही है जी, बस तिलावत कर ले जल्दी से बाजवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी सर, हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि इंटरनल कंट्रोल होते क्या है और इंटरनल कंट्रोल लगाए क्यों जाते हैं किसी मकसद के तहत। ऐसा ही है जी। तो जस्ट टू गिव यू अ क्विक रिवीजन, उसके लिए कुछ बातें कर लेता हूं मैं, खाली ये खोल लूं जो हमने किया था लास्ट क्लास में। अच्छा, जल्दी जल्दी 200 की स्पीड में मैं बता दूं आपको। मैंने लास्ट क्लास में आपको ये बताया था कि इंटरनल कंट्रोल कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होते हैं जो इदारा लगाता है, और इदारा इसलिए लगाता है ताकि उसके मकसद अचीव हो जाए। मकसद में आता ही है कि चोरी चकारी नहीं हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइज से मैक्सिमाइज होता है, एफिशिएंसी आती है और रिपोर्टिंग सही हो। सही है जी। मैंने ये कहा था कि अगर एक इदारे को कोई कस्टमर अप्रोच करता है, लास्ट टाइम की बात बता रहा हूँ तो तुम लोगों ने अभी बताना क्योंकि वो करवा चुका हूँ। अगर एक इदारे को कोई कस्टमर अप्रोच करता है तो इदारे का उस वक्त मकसद क्या होगा, जल्दी बताओ बाजू। कस्टमर इदारे को अप्रोच करता है, गलत। जो गुड्स लेना चाह रहा है मुझसे, मैं उसी बंदे को सप्लाई करूं जो मुझे पैसे दे सके। याद आ रहा है कि तो मकसद किसका है? नहीं नहीं, कस्टमर का मकसद क्या है? मैं तो इदारे का ही मकसद बोलूंगा ना। ऑडिट किसका करते हो? इदारे का। चलिए जी, ऐसा ही है भाई। क्वालिटी सर्विस नहीं रही है, सारी दुनियावी बातें। अब ऑडिट की बात करोगे, ऑडिट के लिए तुम ये देखो, इदारा बन के सोचो, इदारे का मकसद क्या है? कि उस बंदे को माल जाए जो पैसे दे सके। ऐसा ही है। इसके लिए कोई कंट्रोल है? जल्दी बताओ, गोली गोली बताना है यार। क्रेडिट लिमिट चेक करता है, साइड करता है। ऐसा ही है जी। चलो जी, मैंने ये कहा कि मैं उससे कमिट तब करूं, क्या इदारे का एक और मकसद होता है कि मैं उसको बोलूं तब जब मेरे पास माल अवेलेबल हो। तो उसके लिए कंट्रोल क्या है? इन्वेंट्री बैलेंस का चेक होना। अच्छा जी, एक और बात, सारे ऑर्डर्स फुलफिल हों, इसके लिए मकसद, इसके लिए कंट्रोल क्या है? GDN नहीं, सीक्वेंशली नंबर्ड सेल्स ऑर्डर बने, इसका ये कंट्रोल है। देखो ये बात याद रखना, एग्जामिनर अगर औकात पे आ गया ना पूछने पे, तो वो ले लेगा, बता रहा हूँ, वो बता देगा ये चाहिए, मकसद बताओ। मकसद है कंट्रोल बताओ, कंट्रोल है मकसद बताओ। तो इसलिए बोल रहा हूँ भाई, अगर मेरा मकसद ये है कि सारे सेल्स ऑर्डर फुलफिल हो जाए तो उसके लिए क्या करूंगा? सीक्वेंशली नंबर्ड बनाऊंगा ना। ऐसा ही है। आगे सुनो, फिर मैंने कहा कि भाई सीक्वेंशली नंबर्ड, तो ये बात समझ आ गई। फिर मैंने कहा था कि आप चले जाते हैं वेयर हाउस डिपार्टमेंट में। अच्छा, उससे पहले भी सही रेट पे माल जाए उसके लिए क्या करेंगे? अप्रूव रेट की लिस्ट होगी। सही है जी, और वो सीनियर बंदे से अप्रूव हुई भी होगी, ऑथराइज हुई भी होगी। ऐसा ही है, ये सारी थी। फिर मैंने कहा जब वेयर हाउस में जाता है, तो वेयर हाउस से हमारा माल जाता है जब, तो उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चेक होती है।
ऐसा ही है। अच्छा फिर जीडीएन बनता है, जीडीएन की कितनी कॉपीज बनती है? 3। एक भेजी जाती है किसको? इनवॉइस डिपार्टमेंट को, एक खुद रखी जाती है, एक भेजी जाती है सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट को। सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट को इसलिए भेजी जाती है ताकि वो ट्रैकिंग रख सके कि कितने ऑर्डर फुलफिल हो गए। जी देखो सेल्स ऑर्डर वाला बंदा, मैं तुम्हारा सवाल वैसे ही समझ गया। नहीं तो गुड, देखो मैं फिर कह रहा हूँ, गुड जो डिस्पैच नोट है आप उसको तो दोगे ही दोगे, पर मेरा इंटरनली मकसद क्या है कि मैं अपनी ट्रैकिंग तो रखूंगा ना। मैंने ये कहा था कि नुकसान क्या, वीकनेस आइडेंटिफाई करनी थी तुमने कस्टमर को जीडीएन नहीं दिया, तुमने अपने जीडीएन पे उसके साइन तो लिए होंगे नहीं यान, तो वो अपने घर जाके थोड़ी ना साइन करेगा, तुम्हारे गोडाउन में साइन करके जाएगा ना। गुड्स को भेजेंगे, मिल नहीं जाएंगे, वो हमारे गोडाउन से वेयर हाउस से लेके जाएगा, तो वेयर हाउस में आके साइन नहीं करेगा क्या? तो वेयर हाउस में आके जब साइन करेगा तो मेरे पास मेरी कॉपी है, वो क्लेम नहीं कर सकता। सही है, बिल्कुल सब सही चल रहा है। मेरा मकसद उसमें उसमें मसला ये था कि वो सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट को नहीं भेज रहा था, और सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट को अगर नहीं भेजा था तो ये डेफिशिएंसी है। रीजन बीइंग सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट को ये नहीं पता लग सकता कि कितने ऑर्डर फुलफिल हो गए कितने नहीं हुए। बात समझ आ रही है? तो इस पे मतलब इसका इम्पैक्ट क्या था, अनसेटिस्फाइड कस्टमर निकलेगा, और कस्टमर चिल्लाएगा कि भाई तुमने मेरा ऑर्डर अब तक फुलफिल नहीं किया। तो ये पता कैसे लगेगा? अगर मैं अब व्हाट इफ मैं ये कहूं, मैं वेयर हाउस डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी लगा दूं रिकंसिलिएशन बनाने की, तो क्या ये भी एक कंट्रोल है? नहीं, गलत, अच्छा नहीं है। रीजन सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है। ये तो बोलेगा सब बेच दिए, ये तो कभी ठंड मचाएगा भी, तो काम ही नहीं करेगा ना। इसकी बेहतर एग्जांपल दूं, फर्म में क्या होता है, फर्म में अगर मैं किसी बच्चे को बोल दूं और दूसरे उसी दोस्त को बोल दूं जैसा देखियो ये काम कर रहा नहीं कर रहा, उसको डेडलाइन दी, बोलेगा हाँ उस्ताद बिल्कुल काम करता है। बात समझ आई? इसके अलावा आपने किसी और सुपरवाइजर को बोलूं उसका काम चेक कर, फिर वो करेगा, बम्बू करेगा उसको। बात समझ आ रही है? तो यही गेम है यहाँ पे। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज तो मेन चीज है। आप उसी बंदे को कैसे बोल सकते हो रिकंसिलिएशन बना, उससे भंड लग गया तो वो तो छुपा देगा, वो कभी भी डिस्क्लोज नहीं करेगा। तो इंडिपेंडेंट पार्टीज होनी चाहिए। चलो मैंने कहा माल चला गया था, जस्ट क्विक रिवीजन है पिछला, माल चला गया था, फिर मैंने कहा था आपका जीडीएन प्लस सेल्स ऑर्डर जाएगा फाइनेंस डिपार्टमेंट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट दोनों को मैच करेगा, सेल्स इनवॉइस बना देगा। जैसे ही वो इनवॉइस बन जाएगी वो कस्टमर को ड्यू टाइम में डिस्पैच हो जाएगी। ऐसा ही है, जैसे ही कस्टमर को ड्यू टाइम में डिस्पैच होगी। ऑनलाइन वालों आपको आवाज आ रही है ना? यहाँ पे अभी हमको एक नोटिफिकेशन आया था। फिर आपको याद होगा एजिंग बनती है, रिकंसिलिएशन बनती है, कस्टमर स्टेटमेंट्स होती हैं जो हम भेजते हैं कि भाई बोलते हैं ये तुम्हारे पैसे इतने ड्यू हैं। ऐसा ही है। और राइट ऑफ किसकी अप्रूवल के बगैर नहीं हो सकता? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल के। ऐसा ही है जी। चलिए जी, ये हो गया हमारा कौन सा रिवाइज, सेल साइकिल रिवाइज हो गया। चलिए जी, अभी हम कर लेते हैं सर परचेज साइकिल। एक मिनट दीजिएगा बस मेरा, कल आ रही है वो सवाल। हाँ कल आ रही है। हाँ वही सवाल जो दिया है ना वो कराऊंगा ना। अच्छा जी, अब इधर देखें, अब जल्दी जल्दी, जैसे सेल्स के मकसद थे वैसे परचेज के भी मकसद है। इसको छुपा के पहले बात कर लेते हैं, बाद में जल्दी बताओ, तुम में से कोई भी बता दे। जब इदारा परचेज करे तो क्या मकसद हो सकता है? जितना ऑर्डर किया उतना माल आ जाए। देखो सीक्वेंस में अगर चलें, सीक्वेंस में चलते हैं ना, ये तो हम लोग आगे पीछे बोल रहे हैं। इदारे का मकसद सोचो, इदारे का मकसद ये होता है इंटरनल कंट्रोल में कम पैसे में अच्छा माल। सही बोल रहे हैं ना? कम पैसे में अच्छा माल, इसको और ब्रेक करते हैं, सही रेट में मिले, अच्छी क्वालिटी मिले। ऐसा ही है। तीसरा मकसद मैं बताता हूँ, सही रेट पे मिले, अच्छी क्वालिटी मिले, फेक परचेजेस ना हो, परचेजेस ना हो। ऐसा तो नहीं है कि मैंने माल ऑर्डर कर दिया, मैंने बोला मैंने चीज खरीदी है, जबकि वो चीज हुई नहीं, हमने किसी के बैंक अकाउंट में पैसे निकलवा दिए। ऐसा ही है। और जब क्लोजिंग इन्वेंट्री काउंट करेंगे तो उसमें होगा ही नहीं, सीओजीएस में चार्ज हो जाएगा खुद ब खुद। तो फ्रॉड करने के तरीके हैं। अभी जो केस चल रहा है उसका हैशकॉल का, उसमें क्या हुआ था,
फेक परचेजेस थी। एस्कॉल में क्या था, फेक परचेज तो थी, उसके अलावा तो क्या था, यही तो था कि फेक परचेज कर करके पैसे बाहर निकालें। देखो डिविडेंड के नाम पे पैसे निकालोगे तो उस पर टैक्स कट जाएगा। लोन तो है ही, वो तो अलग चुरंगी है, पर मेन ये चीज हाईलाइट कहाँ से हुई थी, फेक परचेजेस से, कि इतनी ह्यूज अमाउंट बाहर जाते हुए दिख रही थी, परचेजिंग किए जा रहे, जबकि वो सप्लायर कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। बात समझ आ रही है? तो ये जितने भी लुब्रिकेंट्स वगैरह परचेज किए जा रहे थे वो था ही नहीं सप्लायर, जीटी था इधर, पर नॉट माय सेक्शन। सही है जी, इधर जो भी है गलत है, सही है। और अगर मैं इसका जवाब देना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ वी डू ऑडिट ऑन सैंपल बेसिस, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि वो सैंपल में ना आया हो। सही है इधर, चलो जी इधर। अब मतलब वो खुदा वो हमारे सेक्शन का नहीं था, पर जिसके भी सेक्शन का था, सही है जी, उसने होपफुली प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की होगी। सही है जी, चले जी इधर। अब हाँ, मकसद समझ रहे थे कि भाई सही रेट पे अच्छी क्वालिटी का और फेक परचेजेस ना हो और मेरा माल चोरी ना हो, ऐसा ही है, और टाइमली पेमेंट हो जाए और सही रिकॉर्ड भी हो जाए। यानी सर ये पूरी साइकिल के मेरे मकसद थे। अब एक एक करके इसकी कंट्रोल देखते हैं और फिर इसका सवाल कर लेंगे और दस्ती करेंगे। सही है जी, इधर हमने कहा परचेज साइकिल की बात कर लेते हैं। सर ऑर्डर डिपार्टमेंट में सबसे पहले आपके पास रिक्विजिशन आती है। एक बात याद रखना, कभी भी रिक्विजिशन के बगैर ऑर्डर नहीं होगा। भाई एक डिपार्टमेंट, एक वेयर हाउस में जो बंदा बैठा हुआ है बोल रहा है मुझे मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसको माल शॉर्ट होगा तो ही मंगवाएगा ना। हमने कॉस्टिंग में सीखा हुआ है स्टॉक आउट। जो स्टॉक आउट होता है क्या होता है कि भाई हमारे पास माल खत्म हो गया, और एक होता है रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल जैसे ही आ जाता है तो मुझे सामने वाला बंदा इंटीमेट करता है, या तो सिस्टम में लगा हुआ होता है कि वो खुद ही पॉपअप हो जाता है कि भाई रीऑर्डर कर दो। ऐसा ही है। तो हम यहाँ पे जब सामने से हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी कि हमें चीज चाहिए तो ही हम ऑर्डर करेंगे। बिला वजह ऑर्डर करने का मतलब ये है कि अपनी होल्डिंग कॉस्ट को इंक्रीज करना, अपनी होल्डिंग कॉस्ट को इंक्रीज करना। चलिए जी, फिर हम क्या करते हैं, ऐसे ही मुंह उठा के ऑर्डर नहीं करते, हम करते हैं लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड सप्लायर्स को देखते हैं। लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड सप्लायर का मकसद क्या है, फेक परचेजेस ना हो ये। अच्छा मैं तुम्हें सवाल में पूछूं कि एंड इदारे का मकसद ये है कि देयर शुड बी नो फेक परचेजेस फ्रॉम एनी सप्लायर, तो आप क्या करेंगे, अप्रूव लिस्ट ऑफ सप्लायर ले लेंगे, उसका कंट्रोल ये होगा। अच्छा जी, और अप्रूव लिस्ट ऑफ सप्लायर, फॉर एग्जांपल तुम एक एंट्री मार रहे हो ऑर्डर करने की, और तुमने लेट से ए बी सी डी सप्लायर हैं, तुम ई एंटर करना चाह रहे हो सप्लायर के नाम पे, नहीं होगा। क्या लिखा हुआ है आगे, एक्सेस राइट्स ओनली लिमिटेड, ये आईडी बेस्ड कंट्रोल है। ये कौन सा कंट्रोल है, आईडी बेस्ड। ये एक्सेस राइट्स को लिमिट कर देगा। एक्सेस राइट्स का मतलब ये है कि वो कुछ चेंज होने नहीं देगा। आप डी को ई कर रहे हो, वो चेंज ही नहीं करेगा, वो नाम फिक्स हुआ हुआ, सप्लायर के कोड फिक्स हुए हुए होते हैं कि इस सप्लायर से ये माल आएगा, दैट्स इट, वो चेंज नहीं हो सकता। अच्छा फिर उन्हीं सप्लायर्स को कोटेशन जाती हैं, उनसे कोटेशन आती हैं, वो कोटेशन में से मैं सबसे कौन सी पिक करूंगा, लोअर। सही है जी। अच्छा भाई इसके बाद फिर जैसे ही कोटेशन आ जाती हैं हमारे पास, फिर हम लेते हैं अप्रूवल, किससे, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से। सही है जी, जो कि सीनियर मैनेजमेंट होगी। जैसे ही हमने अप्रूवल ले ली, हमें पता है कि भाई हमारा जो है परचेज ऑर्डर बन गया। परचेज ऑर्डर क्या होना चाहिए, प्री नंबर्ड होना चाहिए। देखो प्रिपरेशन ऑफ प्री ऑर्डर मतलब प्री नंबर्ड परचेज ऑर्डर, ऐसा ही है जी। और प्री नंबरिंग का मसला ये है कि आप कभी स्टॉक आउट नहीं हो, ये यहाँ से इंश्योर होगा कि कोई आपने जो ऑर्डर किया हो वो मिस नहीं हो। तो ये इंश्योर कैसे होगा, जब वो क्या हो, प्री नंबर्ड हो। ऐसा ही है जी। अच्छा भाई फिर आप वेयर हाउस में इंटीमेट कर देते हैं कि इतना इसका लैग टाइम है, 15 दिन में माल आ जाएगा, तो 15 दिन बाद जगह बना के रखना। जैसे ही माल रिसीव होता है उसकी इंस्पेक्शन होगी, क्वांटिटी का काउंट होगा, ऐसा ही है। और फिर जैसे गुड जो डिस्पैच नोट बनता है वैसे गुड रिसीट नोट बन जाएगा, वो साइन करेगा और वो लेके चला जाएगा। सही है जी। या तो हम जब प्रीमिसेस पे लेने जाएंगे तो वो हमें जीडीएन देगा, हम जीआरएन साइन करेंगे, यानी जीआरएन हमारे वेयर हाउस में बनेगा। ऐसा ही जब हमारे पास आ रहा होगा गुड रिसीट नोट। चलिए जी, जैसे ही हमने गुड रिसीट नोट बना दिया, हमने कहा भाई काउंट होगा, परचेज ऑर्डर की क्वांटिटी से क्या होगा, मैच होगा। अगर ये मैच नहीं होगा दैट मींस कि दिस इज डेफिशिएंसी। बिल्कुल। अच्छा वैसे ही एक सवाल आ गया दिमाग में, मुझे एक बात बताओ, मुझे इस कंट्रोल को टेस्ट करना है कि वेदर माल आते वक्त काउंट होता है या नहीं होता, क्या लिखोगे, ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व, अबे यही तो लिखोगे, ऑब्जर्व वेदर गुड्स शुड बी काउंटेड एंड मैच विद द परचेज ऑर्डर क्वांटिटी एट द टाइम ऑफ रिसीट।
यही तो कह रहा हूँ, देखो यही तो सीखना भाई, मैं तुम्हें कह रहा हूँ वर्ड चिपकाना है, ये यहाँ से उठा के लिख देना है, कहानी सिर्फ ये है, वर्ड उठाया ऑब्जर्व और यहाँ से लिख देना। मैंने क्या बोला, मैंने कहा ऑब्जर्व, देखो अब तुम लोगों ने भी आधा अधूरा लिखा ना, ऑब्जर्व दी प्रोसेस, ये नहीं लिखना है, स्पेसिफिकली बताना है क्या देखना है। ऑब्जर्व तो पूरे धारे को देखो, चलते फिरते किसी को भी देख रहे हो, ये ऑडिट है क्या? ऑडिट हो जाता है देखते हुए भी, मुझे पता है, बस समझने की बात यह है कि आप यहाँ पे इस फाइनेंशियल्स के ऑडिट की बात कर रहे हैं, ऐसे ही है ना वाजिबा इधर। अच्छा जी, अब समझाने की बात यह है कि भाई आप यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखेंगे ऑब्जर्व वेदर good received have been inspected or not. Goods received have been inspected or not, या inspection of goods have been नहीं, आप सुनना, ये अलग बात है। तो मैंने क्या बोला, ऑब्जर्व द प्रोसेस ऑफ मैचिंग गुड रिसीट्स विथ क्वांटिटी मेंशन इन दी परचेज ऑर्डर, ये आपने ऑब्जर्व करना है, सही है जी, क्योंकि आप बाद में जाके देखेंगे वो तो नहीं होगा ना ऐसे। अच्छा, मुझे ये देखना है कि मेरे परचेज ऑर्डर सीक्वेंशली नंबर्ड है या नहीं है, इसके लिए कंट्रोल बताओ, टेस्ट ऑफ कंट्रोल बताओ, टेस्ट इंग्लिश में बोलना है। सेलेक्ट द सैंपल ऑफ परचेज ऑर्डर्स एंड चेक वेदर दे आर सीक्वेंशली नंबर्ड और नॉट, खत्म। वही तो उठाया तुमने, मैंने तुम्हें ये भी बता दिया कि एक जगह ऑब्जर्व यूज होगा, एक जगह इंस्पेक्ट यूज होगा, ऐसा ही है। अच्छा जी सर, ऑब्जर्व की जगह चेक वेदर, अब देखो ऑब्जर्व तो करना है ना, देखो एक प्रोसीजर है ऑब्जर्वेशन का, तो ऑब्जर्व लिखेंगे हम, सही है, क्योंकि चेक तो इंस्पेक्शन में भी होता है, सही है, तो ऑब्जर्व तो आपको लिखना पड़ेगा कि हमें ऑब्जर्व करना है प्रोसेस। जी आप कुछ कह रहे थे, यही कह रहे थे, अच्छा जी इधर। अच्छा भाई, प्री नंबर हमारे पास गुड रिसीट नोट बन जाएंगे, मैं क्या करूंगा, ये उठा के इसकी भी 3 कॉपीज बनेंगी, एक जाएगी किसको, ऑर्डर डिपार्टमेंट को, दूसरी सप्लायर्स के लिए। देखो एक हम खुद रखेंगे, सिंपल लगता है, एक हम परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट को भेजेंगे, दूसरी फाइनेंस डिपार्टमेंट को। फाइनेंस डिपार्टमेंट के बाद 3 चीजें होंगी, अब 2 चीजें सॉरी, परचेज ऑर्डर, दूसरा जीआरएम। अच्छा भाई, हमने ये जो जीआरएम परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट को भेजा था, इसलिए भेजा था कि वो इंश्योर करे कि कोई चीज ऑर्डर की गई हो और आ गई हो, रह ना गई हो, इसलिए इससे स्टॉक आउट कम हो जाता है रिस्क। स्टॉक आउट का रिस्क क्या हो जाता है, स्टॉक आउट का रिस्क ऐसे कम होता है कि जो ऑर्डर किया था नहीं आया तो वो बम्बू करेगा कि भाई क्यों नहीं दिया तुमने, क्योंकि ये जो वेयर हाउस वाला बंदा है, ये तो सिर्फ माल रिसीव करता है ना, ये सारी चीजें इंश्योर कौन करेगा, परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट। और परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट कैसे इंश्योर करेगा कि जिस परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में जीआरएन नहीं बना, दैट मींस कि वो अब तक माल रिसीव नहीं हुआ, और फिर वो देखेगा जाके कि क्या उसकी टेंटेटिव डेट क्लोज हुई या नहीं हुई। अगर टेंटेटिव डेट क्लोज हो चुकी है तो फिर वो बोलेगा भाई तुमने माल क्यों नहीं बेचा, अब तक हमें रिसीव नहीं हुआ, और यहाँ से फ्रॉड भी पकड़ा जाएगा। कि हो सकता है कि परचेज, सुनना मेरी बात, जो मेरे पास परचेज ऑर्डर्स पड़े हुए जिसकी जीआरएन नहीं आई, मैं बम्बू करूंगा, मैं बोलूंगा सामने वाले सप्लायर को कि भाई तुमने क्यों नहीं भेजा, बोलेगा मैंने भेजे हुए भी जमाने हो गए, तो बोलूंगा मेरे पास जीआरएन क्यों नहीं बनी, वहां से ये चीज ट्रेस हो जाएगी। बात समझ आ रही है? और ट्रेस कैसे होगी बताऊं कैसे, सामने वाला बंदा जो माल डिलीवर करके गया होगा ना, उसने गुड डिस्पैच नोट पर साइन कराए होंगे, वो साइन किसके होंगे, वहां से पकड़ा जाएगा। पहले बताओ ये पूरा किस्सा कहानी समझ आया? यानी ये कंट्रोल्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं फ्रॉड। सही है जी, ऑनलाइन तो जल्दी बता दो, फौरन से क्लियर है ये बात? चलें जी, बेहतरीन हो गया। आगे अब मुझे बताओ, फाइनेंस डिपार्टमेंट 2 चीजों को यूज करके इनवॉइस को प्रोसेस करा देगा पेमेंट के लिए। पहली परचेज ऑर्डर, दूसरा जीआरएन। अब देखें, कंपेयर इनवॉइसेस रिसीव फ्रॉम द सप्लायर विद परचेज ऑर्डर एंड गुड रिसीट नोट। बोलेगा कोई एप्लीकेबल डिस्काउंट वगैरह तो नहीं है अगर हम जल्दी पेमेंट कर रहे हैं, होता है ना 10 दिन में पेमेंट करो डिस्काउंट, तो वो अकॉर्डिंगली पार्क कर देगा एंट्री किसमें, जनरल लेजर में, और रिकंसिलिएशंस करेगा किसकी, सप्लायर के स्टेटमेंट की। जैसे हम किसी को भेजते थे, कोई हमें भी भेजेगा कि इतने इतने पैसे तुमसे चाहिए, हम जैसे बोलते थे इतने इतने पैसे तुमसे रिसीव करने हैं, तो हम उसके ब्रेकअप को भी मैच करेंगे ताकि अच्छा जिस जिस सिनेरियो में सप्लायर स्टेटमेंट ना बनती हो तो क्या रिस्क है, जैसे डेफिशिएंसी है कि भाई वो टाइमली रिकंसाइल नहीं होगा। सही है जी, कोई मसला? चलें जी, एक क्वेश्चन देते हैं इस पे।
इसमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी आ रहा है। अच्छा ये ऑनलाइन वाला तो मैं भेज भी देता हूँ मैं। उसी स्टाइल में बिल्कुल। कॉलम आपने डेफिशिएंसी की हेडिंग डालनी है, इम्पैक्ट, रिकमेंडेशन, और फिर एक और छोड़ेंगे आ जाएगी टेस्ट ऑफ कंट्रोल। और जो डेफिशिएंसी होती है वो तो सवाल से सीधी सीधी चिपकाते हैं, उसमें तो कोई फर्क ही नहीं है ना, वो तो डेफिशिएंसी की हेडिंग है, आपने बता दिया ये डेफिशिएंसी है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये कहूंगा ये डेफिशिएंसी है कि ये नहीं होता। सही है। अच्छा जी हमने ये भेज दिया। चेक करें आ गया आपके पास ऑनलाइन वालों। हाँ जी जानिए आ गया आपके पास, आ गया होगा अब। आ गया। अच्छा जी बेहतरीन है। अब इधर मैं रीड करूं उसको। यू आर एन ऑडिट सुपरवाइजर ऑफ हेले एंड कंपनी एंड यू आर रिव्यूइंग द डॉक्यूमेंटेशन डिस्क्राइबिंग कॉमेट पब्लिशिंग परचेज एंड पेबल सिस्टम। यानी ये परचेज साइकिल की बात हो रही है इधर। Interim and final audit for the year ended 30 September 2007. The company is a retailer of books and Heston stores and a central warehouse which hold the majority of the company's inventory. चलें जी। Your firm has audited Comet Publishing Company for a number of years and such audit documentation is available from the previous year file. उल्लम ने audit documentation में कुछ चीजें process लिख के रखा हुआ है। हमने ये तो सीखा ही है ना कि जब आप अंडरस्टैंडिंग ले रहे होते हो तो उसको लिखते हो पहले, और फिर उसको देखते हो कि उसमें कितनी डेफिशिएंसीज तुम्हें दिखती हैं। ऐसा ही है, क्योंकि सुन के तो याद नहीं रहेगा ना कि कहाँ कहाँ बीच में गैप्स हैं। इधर as far as you are aware, Comet Publishing Company system of internal control has not changed in the last year. सही है जी। इधर the audit manager is keen for the team to utilize the existing system documentation in order to ensure audit efficiency and extract from the, वो बोल ये रहा है कि भाई आप उसी डॉक्यूमेंटेशन को यूज करें जो लास्ट ईयर की गई थी, क्योंकि उसके सिस्टम में कोई चेंज नहीं आया, और सिस्टम में कोई चेंज नहीं आया तो उसी सिस्टम को इवैल्यूएट करना है और देखना है। और वो ऑडिट की ये जो इंटरनल कंट्रोल है इसकी इवैल्यूएशन कर क्यों रहा हूँ, रिस्क असेसमेंट के लिए, ताकि ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन कर सकूं। सही है जी। तो ये पंगा इसलिए ये इधर एक्सट्रैक्ट ऑफ परचेजेस एंड पेबल सिस्टम, ये डेफिशिएंसी नहीं है ना, तो भाई सीधी सी बात है कि दादा है, अब एआरटीडी है, अब एआरटीडी में ऑनलाइन सिस्टम जो चल रहा है तो अगले साल भी यही होगा, उसका प्रोसेस अगले साल भी यही होगा। तो इदारा क्या अपने सिस्टम पूरे चेंज कर देता है, ये वन ऑफ चेंज होते हैं। वर्किंग पिछले साल वाले यूज नहीं करा, गलत। ऑडिट जो डॉक्यूमेंटेशन की थी, प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग की, प्रोसेस के समझने की, उसको यूज कर रहा है। मैं अभी पूछने जाऊंगा वापस क्लाइंट से, वो धक्के देके निकाल देगा। क्या बोलेगा, पिछले साल बताया था, दफा हो गया यहाँ से। तो बोलेगा भाई तू वापस बता, बोलेगा मैं वही बातें तो भंगी वापस से बोलूंगा, तू वही सुनेगा फिर वही लिखेगा, तो इसलिए अभी निकल जाए यहाँ से। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल दिए तुम्हें मैंने, ऐसा बहुत होता है। कभी जूनियर होता है ना, कभी नया नया आता है, तो वो चला जाता है होशियारी करके क्लाइंट के पास, तो उसको बोलता है भाई मुझे बताओ मैं ऑडिटर हूँ। जैसे तू चला गया, तूने बोला भाई बताओ मैं ऑडिटर हूँ, फिर मैनेजर को कॉल आती है कि भाई किसको भेजा है तूने यार, तो बोलूंगा भाई इसको पता नहीं होगा। यानी समझने की बात यह है कि एक चीज जब तक वापस से चेंज नहीं होती, जब तक सिस्टम चेंज नहीं होता। फाइनेंशियल्स में एनालिटिकल हर साल करने होते हैं, एनालिटिकल यस, क्योंकि फाइनेंशियल चेंज होते हैं, फाइनेंशियल चेंज होते हैं, ऐसा ही है। एंगेजमेंट लेटर हर साल चेंज होता है नहीं, डिपेंडिंग अपॉन सम सर्कमस्टेंसेस, तो ये भी वही है। सही है जी। कौन सी वर्किंग, गलत, वेरी रॉन्ग। पिछले साल की रिस्क असेसमेंट इस साल यूज हो ही नहीं सकती, जमीन आसमान का फर्क होगा। देखो फाइनेंशियल में सारी फिगर्स चेंज हो गई होंगी, फाइनेंशियल में इवन आपको ऑडिट तो ये कहता है कि इवन आपको लगता है कि सारे 5 वक्त के नमाजी हैं, तब भी आप उन पे भरोसा नहीं करना। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म चलनी चाहिए। ऐसा ये तो बिल्कुल गलत बात है कि पिछले साल की इस साल,
डॉक्यूमेंटेशन यूज हो सकती है। देखो आपने डॉक्यूमेंटेशन के चैप्टर में पढ़ा होगा, कुछ होते हैं परमानेंट डॉक्यूमेंट्स, नहीं नहीं गलत या तो नहीं होंगे, वैसे ही बता रहा हूँ। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में होती है, कुछ होती है परमानेंट फाइल्स। परमानेंट फाइल्स सही है ना, चलो सही है, अभी हट गया होगा। अच्छा वैसे ही बता देता हूँ ताकि यहाँ से कनेक्ट हो। कुछ होती है परमानेंट फाइल्स। परमानेंट फाइल्स का मतलब ये होता है कि वो चेंज नहीं होती, और चेंज होती ही नहीं तो बहुत जमाने बाद होती है, जैसे एंगेजमेंट लेटर, ऐसा ही है। क्लाइंट की इंटरनल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग, क्या ये चेंज हो जाएगी? क्लाइंट का नेचर ऑफ बिजनेस चेंज हो जाएगा? नहीं। तो ये सारी वो डॉक्यूमेंटेशन है जो परमानेंट नेचर की है। इसमें जब जब चेंज आएगा तब ये चेंज होती है। और फाइनेंशियल हो गए, एनालिटिकल हर साल चेंज होंगे, रेशियोज भी चेंज होंगे, ऐसा ही है ना। तो ये तो हालात वाकयात चेंज होते हैं। और क्लाइंट का प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, क्लाइंट के ओनर्स जो की डायरेक्टर्स वगैरह है, उनकी इन्फॉर्मेशन सेम ही रहती है तकरीबन, अनलेस के चेंज हो जाए। क्लियर है? तो ये बात याद रखिएगा जी। डेफिशिएंसी नहीं, अब सुने इन्होंने क्या कहा कि सर डेफिशिएंसी भी सेम होगी। इस वाले सवाल में उसने तुम्हें डेफिशिएंसी निकाल के दे दी है, उसने क्या बोला है तुम्हें? गलत गलत, उसने तुम्हें क्या बोला है? तुम सही कह रहे हो, इसकी बात पे कह रहा हूँ। उसमें कह ये रहा है कि हमने जब क्लाइंट के सिस्टम को समझा था, उसको हमने लिख लिया था, उसी लिखत पढ़त को देखो और उसमें से डेफिशिएंसी निकालो। बात आई समझ? लास्ट ईयर तो ये फिर तुम्हें सवाल ही क्यों देगा वो? तुम कह रहे हो लास्ट ईयर डेफिशिएंसी निकाली होगी, मैं कह रहा हूँ डेफिनेटली निकाली होगी, पर वो सवाल में तुम्हें पूरी कहानी बना के दे रहा है ताकि फ्लेवर है प्रैक्टिकल ऑडिट का। वो कह रहा है लास्ट ईयर, जैसे फॉर एग्जांपल बाजवा क्लाइंट है, मैंने इससे पूछा है बाजवा मुझे बताओ कि तुम्हारा ये जो परचेज सिस्टम है कैसे चलता है? इसने बोला कि भाई पहले बार हमारे पास रिक्वेजिशन आती है, हम लिस्ट ऑफ अप्रूव सप्लायर्स को अप्रोच करते हैं, ये सारी चीजें ये बोल रहा है तो मैं लिख रहा हूँ। वो लिखी हुई चीजों को यूज करके बोल रहा है देखो कि डेफिशिएंसी है या नहीं है। और ये मैं बीइंग अ मैनेजर हर साल अपने बच्चों से करवाता हूँ, क्योंकि जो पिछली मेरी टीम थी वो तो कहीं और है, इस साल की जो टीम है वो तो कुछ और है। तो पिछली डेफिशिएंसीज की अंडरस्टैंडिंग पहले किसी और टीम को थी, अब कोई और टीम है तो उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, तो उसको मैं सिस्टम को नहीं बोलूंगा समझो। मैं तो इतना छेड़ता हूँ कि तुम्हारी सोच है, मैं तो सिंपल बोलता हूँ कि तुमने ऑडिट कर कैसे लिया जब तेरे को पता नहीं है। बात समझ आ रही है? तो मैं इवन दो आपका क्लाइंट सेम है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन सेम है, असेसमेंट हर साल होगी, रिस्क असेसमेंट हर साल होगी, क्योंकि हर किसी के देखने का नजरिया क्या होता है, अलग होता है। हो सकता है कि मुझसे पहले मैनेजर ने कुछ ज्यादा अच्छा किया हो या मुझसे कम अच्छा किया हो, मैं बीइंग अ नया मैनेजर उसमें नई चीजें निकाल दूं। बात समझ आ रही है? तो इट्स ऑल अबाउट असेसमेंट। चलिए जी, ये तो मैंने यहाँ तक बता दिया। इधर एक्सट्रैक्ट ऑफ परचेज एंड पेबल सिस्टम बता रही है कि हमने एक्सट्रैक्ट लिखे हुए हैं इसके इधर। स्टोर मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्डरिंग बुक्स फॉर देयर शॉप्स. It is not currently possible for store managers to request books from the any other 9 stores. Customers who wish to order books which are not in the stock at the branch visited are told to contact the other stores directly or visit the company website. यानी वो बोलता है कि भाई अगर हमारे पास आपको माल अवेलेबल नहीं मिलता तो कहीं और चले जाओ। आई थिंक इसमें तो कोई डेफिशिएंसी नहीं है, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा है कि भाई ये कुछ जो तुम बात कह रहे हो ना रीऑर्डरिंग लेवल होना चाहिए, ये रिकमेंडेशन है, ये डेफिशिएंसी नहीं है। नहीं वही तो कह रहा हूँ, ये आप देखो डेफिशिएंसी का मतलब क्या है, इस सिस्टम में मसले निकालो, सही है। जो एडिशनल है वो रिकमेंडेशन है, सही है, ये बात याद रखना इधर। अच्छा भाई इसके बाद as the inventory level fall in a store, the store manager raises a purchase requisition form, सही कर रहा है बिल्कुल इधर, which is sent to the central warehouse. आगे if there is the insufficient inventory held, a supplier requisition form is completed and sent to the purchase order clerk. Oliver Dancer उसका नाम है, for processing. He sends any order above 1000 for authorization from the purchasing director. वो कह ये रहा है कि $1000 से ऊपर की चीज डायरेक्टर से अप्रूव होती है, वरना बाकी वो खुद कर लेता है, सही है। तो आपको बेहतर पता होना चाहिए। इधर receipts of goods from the suppliers are processed by the warehouse team who agree the delivery to the purchase order. Purchase order से मैच करता है, ऐसा ही है। चेक करता है क्वांटिटी और क्वालिटी एंड कंप्लीट अ सीक्वेंशली नंबर्ड गुड रिसीव नोट. GRN are sent to accounts department every 2 weeks for processing. अकाउंट्स डिपार्टमेंट को जाता है GRN हर 2 वीक्स के बाद,
every 2 weeks for processing. सही जी, 2 हफ्ते में जाता है इधर। इसके बाद on receipt of the purchase invoice from the supplier, an accounts clerk matches it to GRN. The invoice is sent to the purchase order clerk, Oliver, who process it for payment. अच्छा, जो क्लर्क है हमारा, उसी को हम पेमेंट के लिए ये इनवॉइस दे देते हैं कि भाई तू पेमेंट करा दियो इसकी। The finance director is given a total amount of payment list. जो फाइनेंस डायरेक्टर है हमारे पास, वो टोटल अमाउंट है। फॉर एग्जांपल इस महीने में 50 परचेजेस हुई हैं, तो उसको 50 परचेजेस का अमाउंट बता देते हैं लिस्ट के साथ, which she authorizes and then processes the bank payments. यानी उससे करते क्या है, उससे अलग अलग अप्रूवल नहीं लेते हैं, हम बोलते हैं ये थद्दा, ये टोटल अमाउंट आ रही है, इस पर साइन करो और खत्म। आगे, ड्यू टू स्टाफ की शॉर्टेज इन द अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सप्लायर स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन आर नो लॉन्गर परफॉर्म। सही है जी, वो बोल ये रहा है कि आइडेंटिफाई एक्सप्लेन 5 डेफिशिएंसीज, रिकमेंड करें और टेस्ट ऑफ कंट्रोल बताते हैं अगर सब सही हो। सही है जी। तो इस वाले सिनेरियो में आपको क्या डेफिशिएंसी दिखती है? पहली सुकून से देखें, पहली बताऊं मैं? हाँ, पहली तो ये बात तो बिल्कुल सही कही कि सर ये जो $1000 के ऊपर की चीजें हैं उसकी ऑथराइजेशन के लिए भेजता है, नीचे की ऑथराइज होती नहीं है, ये खुद कर लेता है। तो क्या ये सही है? सबकी होनी चाहिए। चलो ये डेफिशिएंसी ये मान लिया। मेरे ख्याल से इसमें मुझे एक लिस्ट भी नहीं दिख रही। ऐसा है, देखो क्या सप्लायर लिस्ट की बात की है या नहीं की? सप्लायर को बोलता है बस ऑर्डर कर लेते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, ये तो फिर हवा में ऑर्डर कर रहा है, तो इट सीम्स कि कोई अप्रूव लिस्ट ऑफ सप्लायर्स नहीं है। ऐसा ही है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट आपको फाइनेंशियल पे रख के बताना है। इसका इम्पैक्ट आपको ये बताना है कि, प्लीज सुनना, इसका इम्पैक्ट आपको ये बताना है कि देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि उन सप्लायर से परचेज कर लिया जाए जो कि महंगी बेचें और जो क्वालिटी ना बेचें। ये बात है, हमारा पहला मकसद क्या था? क्वालिटी और प्राइस पे, तो उसी का इम्पैक्ट है। फेक परचेज भी हो सकती हैं। बिल्कुल। अब देखें इसमें लिख के दिया इसने, शजील ने, स्टोर मैनेजर के पास अपडेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो टाइम और डबल क्वारी लगती है, पहले वेयरहाउस वाला कंफर्म करता है, फिर परचेज रिक्वेजिशन रेज होती है। अच्छा, इसमें एक और चीज आप देखें, फोकस करें, तो इसके अंदर जो GRN है वो परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट को नहीं जा रहा। देखो ये बात है इसमें, हर 2 हफ्ते में एक बार जा रहा है, जो कि गलत है। आपको नहीं लगता कि हर 2 हफ्ते में एक बार जाएगा तो अकाउंट्स अपडेटेड नहीं होंगे? अपडेटेड नहीं होंगे तो जो सप्लायर है वो डिससैटिस्फाइड रहेगा, क्योंकि हम उसको टाइमली पेमेंट भी नहीं करेंगे। बात समझ आ रही है ये वाली? अपेरेंटली सामने सामने चीज है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं ये देखूं, ऑन रिसीट ऑफ परचेज इनवॉइस फ्रॉम द सप्लायर, ऑन एन अकाउंट क्लर्क मैचेस इट टू GRN, द इनवॉइस इज देन सेंड टू द परचेज ऑर्डरिंग क्लर्क। जो परचेज ऑर्डर बनाता है वही इनवॉइस को रिकॉर्ड कर रहा है। सेग्रीगेशन ड्यूटीज नहीं है। आपके सामने आखिरी पैराग्राफ देखो, ऑन रिसीट ऑफ परचेज इनवॉइस फ्रॉम द सप्लायर, जो अकाउंट्स क्लर्क है वो मैच करता है। तो भाई जो मैच कर रहा है उसी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ही रिकॉर्ड करने वाला हो ना। अब वापस से परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट को भेज रहे हो, बोल रहे हो तुम अकाउंट इनवॉइस को रिकॉर्ड करो। सेग्रीगेशन ड्यूटीज है नहीं यहाँ, तो यही वो बात हो गई, जो ऑर्डर कर रहा है वही रिकॉर्ड कर रहा है। ऐसा है, और वो तो ऑर्डर करके रिकॉर्ड भी कर लेगा, बीच में तो इख्तियार ही, भाई सारे इख्तियार ही तुमने उसको दे दिए। अलग अलग रखने का मकसद क्या होता है कि चौरंगी उसे घूम के यहाँ पे रिकॉर्ड हो। तुमने बोला क्या, GRN मैच करके उसी को बोल दो तू रिकॉर्ड कर ले, तो वो बोलेगा मैं पागल हूँ, तेरे को इतना चौरंगी घुमाई थी, तुझे मुझे ही वापस दे रहा है। तो वो तो आराम से ऑर्डर भी करेगा, रिकॉर्ड भी करेगा, पैसे भी बाहर। ऐसा ही है। अच्छा जी, इधर अब यानी सर वो उसके पास परचेज ऑर्डर वाले के पास इख्तियार आ गया
वो पेबल बुक करेगा और जब ये देखा जाएगा पेबल किसका है तो आराम से पैसा बाहर हो जाएगा। ये बात क्लियर है? चलिए जी, इसमें एक और गलती है कि आप देखें कि फाइनेंस डायरेक्टर को, मतलब ये सारी मेन चीजें हैं, एक एक लाइन फाइनेंस डायरेक्टर को जो लिस्ट दी जा रही है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट दी जा रही है, अलग अलग उसको ब्रेकअप नहीं दिया जा रहा। तो क्या ये सही है गलत है? टाइमली नहीं, तो चलो टाइमली का भी बोल दो, टाइमली टोटल अमाउंट दे रहा है उसको, उसको क्या देना चाहिए? ब्रेकअप। देखें, रीड कर लेते हैं। The finance director is given the total amount of the payment list, total amount of the payment list, उसको हम बोलते हैं ये टोटल अमाउंट है, इसको अप्रूव कर दे। ब्रेकअप नहीं है तो इससे क्या रिस्क है? मसला तो नहीं, अप्रूवल तो आ रहा है। इसमें हो सकता है क्योंकि ऐसे पैसे भी अप्रूव हो जाएं जो कभी आए ही नहीं थे, जो माल ही नहीं आया था, तो क्या पैसा बाहर हो जाएगा? हम सप्लायर से सेटिंग कर लेंगे, बोलेंगे तेरे पास ज्यादा पैसे आएंगे, ये मुझे दे दियो। तो मुझे एक बात बताओ, इसके लिए क्या टोटल अमाउंट जानी चाहिए या ब्रेकअप जाना चाहिए? ब्रेकअप के साथ अप्रूवल होना चाहिए, ऐसा ही है जी। चलिए जी, बिल्कुल, वो तो टाइम का तो इशू है ही ना इधर। अब आखिर में देखें, सबसे आसान कि स्टाफ की शॉर्टेज की वजह से रिकंसिलिएशन नहीं बनती, ऐसा ही है। चलो जी, ये मैंने तुम्हें डेफिशिएंसीज बता दी, ये तो इस सिनेरियो में है, सही है। मैंने स्पीड में बताई है ताकि तुम्हें एक आइडिया हो जाए इसका, क्योंकि सवाल रीड करना है, क्योंकि एक लाइन में छुपी हुई होती है, बस वो आपको पिक करना है कि भाई ये चल रहा है इसके अंदर। यानी कुल मिला के इसमें बात कहूँ, लिस्ट ऑफ सप्लायर्स नहीं है, क्लियर है? लिस्ट ऑफ सप्लायर्स नहीं है। दूसरा, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है, जो परचेज ऑर्डर बना रहा है वही रिकॉर्ड कर रहा है। तीसरा, पूरी लिस्ट की अप्रूवल अलग अलग नहीं। अच्छा, पहले एक वो कर लेते हैं, जीआरएन ऑर्डर डिपार्टमेंट को नहीं जा रहा, तो इससे रिस्क ये है कि आपका स्टॉक आउट हो सकता है, ऐसा ही है। और फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी 2 हफ्ते में एक बार जा रहा है, आखिरी बल्कि नहीं सेकंड लास्ट, कि जो डायरेक्टर के पास अप्रूवल के लिए जा रही है वो क्या कुल मिला के एक अमाउंट जा रही है, उसका ब्रेकअप नहीं जा रहा। आखिरी चीज, रिकंसिलिएशन नहीं हो रही है। कितने 6 रिस्क हो गए हमारे को, इसने कितने हैं? हाँ, 1000 वाला बिल्कुल सही। यानी हम देखें तो हमने ज्यादा ही बता दिए, आप कोई 5 पे भी महदूद हो जाते तो कोई मसला नहीं था, बिल्कुल। हाँ, बताने आपसे 5 पूछे 5 बताने। अगर अब पर अपना आईके वाला है थोड़ा अलग, वो बोलता है इवैल्यूएट द अबव सिचुएशन एंड आइडेंटिफाई डेफिशिएंसीज, तो फिर आप जो नहीं भी होता वो भी बता के आते हो, सही है मसला है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। है, तुम देखो दोनों के सवालों में यही तो है, वो कभी 5 या 4 नहीं बोलता, उसको खुद भी पता है मैंने सवाल में हो सकता है गलती से 6 डाल दी, सही है। तो ये है, आईसीडब्ल्यू को पता है कि मैंने 6 है भी तो मैंने 5 पूछी है। अच्छा, वो एक ना क्वेश्चन रखता है बीच में कि किसी बच्चे को ये पिक होगी, किसी बच्चे को ये पिक होगी, तो रखता है आइडिया यार, उसको भी पता है। हमारा वाला बोलता है सारी चौरंगियों के सारे मार्क्स हैं, सही है। तो खैर ये कोई मसले वाली बात नहीं है। लिस्ट का ब्रेकअप नहीं जा रहा तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा भाई? लिस्ट का ब्रेकअप नहीं जा रहा तो वजह इसका इम्पैक्ट ये होगा कि अप्रूवल मे बी टेकन फॉर दोज परचेजेस व्हिच आर नॉट एक्चुअली मेड। वाह भाई, सही है, उन परचेजेस का अप्रूवल आ जाएगा जो कि हमने कभी की ही नहीं थी, ऐसा ही है। वजाहत जल्दी बता दें। टेस्ट ऑफ कंट्रोल, चलो ये भी खेल लेते हैं भाई। हमने 6 डेफिशिएंसीज निकाली, एक एक करके पूछूं टेस्ट ऑफ कंट्रोल, तो तुम लोग दिमाग भी लगाना, बच्चों तुम लोग भी लगाना, फिर हम इसको रीड कर लेंगे एक साथ ना, ताकि ये किल हो जाए यहाँ पे। चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। पहले की पहला लिस्ट था कि अप्रूव लिस्ट ऑफ सप्लायर्स नहीं है। बाजवा, अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल एक शर्त पे होगा, नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल इस शर्त पे होगा कि आप फिर अब ये समझेंगे डेफिशिएंसी नहीं है। देखो ये सिखा रहा हूँ, टेस्ट ऑफ कंट्रोल तब होगा जब आप फिर बोलेंगे इसको भूल जाओ सब सही है, यानी अप्रूव लिस्ट ऑफ सप्लायर बनती है, अब टेस्ट होगा। सही है, बताओ क्या टेस्ट होगा? गलत जानी, सेलेक्ट द लिस्ट ऑफ परचेज ऑर्डर्स, सही है, वेरी गुड, बिल्कुल सही। देखो बिल्कुल सही किया तुमने। देखो हमें क्या रिस्क था कि अप्रूव लिस्ट ऑफ सप्लायर्स से ही परचेजिंग की जा रही हो, तो मैं, अगर प्लीज समझना, अगर मैं से अप्रूव वाले उठाऊंगा ना तो मसला हो जाएगा। हमें कोई भी परचेज ऑर्डर रैंडमली सिलेक्ट करना है,
और देखना है कि क्या वो ऑथराइज सप्लायर से परचेज किया गया था या नहीं किया गया था। तो उसने बिल्कुल ये कहा सेलेक्ट द सैंपल ऑफ परचेज ऑर्डर एंड ट्रेस इट फ्रॉम द अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ सप्लायर्स वेदर परचेजेस हैव बीन मेड फ्रॉम देम और नॉट। ये आ गया, पहला साइड में लगा दिया। दूसरा क्या था, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। अब आप बोलेंगे होती हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल की तो बोलोगे ना है। चलिए जी बाजू में बताओ क्या इंग्लिश में। इंग्लिश कोई मसला, इसको बोलने दो। आज ऑब्जर्व द प्रोसेस वेदर, यानी सिंपल यूं करते हैं, ऑब्जर्व वेदर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज एग्जिस्ट बिटवीन। अब दो ब्रेकअप कर दो, किस किस के बीच में, जल्दी बता। गलत, अब बंदा लिखा हुआ है सेल्स ऑर्डर यूं। अब इसको और रिफाइन करते हैं, कोई मसला नहीं है, सीख रहे हैं। सही है, वापस से ऑब्जर्व वेदर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज एग्जिस्ट between the person who is making purchase orders and the person who is recording the invoices. अलग हो गए। देखो सिंपल है ना, मैंने क्या बोला, आप उसमें नाम से थोड़ी ना बोलो कि आपका भाई आपका टेस्ट है, आपको टेस्ट में करना है क्या, ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है, वेदर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज एग्जिस्ट करती हैं नहीं करती है। कितने लोगों के बीच में, दो लोगों के बीच में। अच्छा वो दो लोग क्या काम करते हैं, एक परचेज ऑर्डर बनाता है और दूसरा इनवॉइस रिकॉर्ड करता है। तो मैंने यही तो बोला, इन्होंने लिखा है फुल काम में ऑब्जर्व वेदर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी एग्जिस्ट बिटवीन द पर्सन हु मेक्स द परचेज ऑर्डर एंड हु इज रिकॉर्डिंग इट। बिल्कुल सही, ऑब्जर्व या इंस्पेक्ट, ऑब्जर्व या इंस्पेक्ट। अब इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता था ये, वरना तो देखो बच्चे रट्टा लगाते हैं। तुम जाओ कहीं तो तुम्हें लग पता जाएगा कि इसमें यूं हिले होंगे, फिर नींद आएगी अचानक से, इधर यही होता है। चलो दो हो गए हमारे, तीसरा क्या था, ऑथराइजेशन परचेज डायरेक्टर। अच्छा अब मैं कह रहा हूं कि सबकी ऑथराइजेशन होती है, सबकी सही होती है। बाजू इसका टेस्ट बता, सोच के बताइए। सेलेक्ट द सैंपल ऑफ परचेज ऑर्डर्स। चलो वेरी गुड, आगे have been obtained or not. वेरी गुड यार, अब सही आ गया लाइन पे। चलिए जी भाई, बाजवा ने ये कहा, वापस से बोल बाजवा, सेलेक्ट द सैंपल ऑफ परचेज ऑर्डर्स वेदर अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर हैव बीन ऑब्टेन्ड और नॉट। भाई बाजवा सही कह रहा, ऑनलाइन तो जल्दी बताओ, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेड कंट्रोल है, क्योंकि ये तो इसमें इंस्पेक्शन होगी, ऐसा ही है, जल्दी बताओ। ओके जी, तीन हो गए साइड में, चौथा क्या था, एक एक सुनो। हाँ ये मैंने कहा कि भाई जीआरएन की बाजवा क्वांटिटी और क्वालिटी चेक होती है नहीं होती है, इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल बताओ। एंड क्वांटिटी ऑफ द गुड्स हैव बीन इंश्योर्ड और नॉट। खत्म। ऑब्जर्व वेदर and quality of the goods received have been checked or not. खत्म। आपने ऑब्जर्व करना है कि at the time of receipt of goods quality and quantity have been checked or not. ऑब्जर्व ही करूंगा ना, देखूंगा भाई कर रहा नहीं कर रहा वो। सही है जी, खुद भी मुंह डाल के देख लेना कि क्वालिटी सही है या नहीं है, ऐसा ही है भाई। ऑनलाइन वालों ये बात समझ आई। चलो एक और, ये तो हमने चार साइड में लगा दिए, पांचवा क्या था, तो याद हो जाना चाहिए ये तो यार। चलो मैं बताता हूं, सेल परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट को जीआरएन नहीं जा रहा था, अब मैं बोल रहा हूं जा रहा है, अब मैं बोल रहा हूं जा रहा है। बताओ टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होगा। आपको ये इंश्योर करना है कि तीन कॉपीज तीनों को गई या नहीं गई जी। जीआरएन डिपार्टमेंट में कोई मसला नहीं, शुरू से वापस से कोई मसला नहीं है भाई। ऑनलाइन तो तुम भी बता सकते हो, तुम में से कोई भी सोच सकता है। एक में सुनना, पहले वो बोलेगा, हमें करना ये है कि हमें ये इंश्योर करना है कि तीनों चौरंगियों को गई हो, यानी इसके पास भी रखी हुई हो, एक फाइनेंस के पास भी हो और एक किसके पास हो, परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट के पास हो। सही है जी। अब इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल बना रहे हो तुम, जल्दी से बताओ। चलो ये तो इसने बिल्कुल सही बोला, सेलेक्ट द सैंपल ऑफ जीआरएन। इसको कैलकुलेट कर देता हूं मैं। इन्होंने कहा सेलेक्ट द सैंपल ऑफ जीआरएन फ्रॉम वेयरहाउस डिपार्टमेंट में, डायरेक्शन बिल्कुल सही पकड़ी है कि वेयरहाउस डिपार्टमेंट से पिक करूंगा ना। सही है, आगे
हाँ एंड इनवॉइसिंग डिपार्टमेंट। वेरी गुड यार, बिल्कुल सही। देखो वापस से यार बेहतरीन। अब शर्जील ने भी लिखा है सेलेक्ट द सैंपल ऑफ परचेज रिक्विजिशन इंस्पेक्ट वेदर जीआरएन। गलत, परचेज रिक्विजिशन गलत डायरेक्शन। आपको रिस्क क्या है, आपने देखना ये है कि जीआरएन दोनों चुरंगियों पे मौजूद हो। तो इन्होंने बिल्कुल सही कहा, आपने सेलेक्ट करना है सैंपल कहां से, मेन सोर्स से। ऐसा ही है, जो कि कौन है, वेयर हाउस है, और वेयर हाउस से आपने पिक करके रैंडमली देख लेना है कि क्या ये दोनों चुरंगियों पे अवेलेबल है या नहीं है। तो सेम आप इंस्पेक्ट करेंगे कहां से, परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट से। सेम आप इंस्पेक्ट करेंगे कहां से, चल रहा है दिमाग अब, ड्राफ्टिंग आ रही है ना, सही है जी। आगे ये भी बात समझ आ गई। अब इसके बाद देख सकते हैं, चलो एक एक यूं कर लेते हैं, एक यूं कर लेते हैं। मुझे ये चेक करना है कि मेरे जीआरएन सीक्वेंशियली नंबर्ड है। आपने भी बताया था कि सिलेक्ट द सैंपल ऑफ जीआरएन। सेलेक्ट द सैंपल ऑफ जीआरएन, खत्म। क्या मुश्किल है, वो डीओसी इसके है। हाँ 100 में से 10 जीआरएन, हाँ सबके सीरियल नंबर अलग अलग हो, तो बस सीरियल नंबर 3 के 6 नंबर लिखा हुआ है, इससे वेरीफाई। 100 में से 10 नहीं, इसमें ब्लॉक सैंपलिंग होती है, यही तो वो चीज है ब्लॉक सैंपलिंग। यहाँ पे ऐसे थोड़ी ना कि एक चुरंगी उठाई तो यहाँ की उठाई तो सीक्वेंस के नंबर कैसे चेक करेगा, इसमें ब्लॉक सैंपलिंग होती है। मिल गया ना इधर। अच्छा भाई, इसमें देखिए ब्लॉक सैंपलिंग होती है, याद रखना। इसमें भी देखो सैंपलिंग रिस्क तो है ही ना, सैंपलिंग रिस्क तो है ही। आपने बस में क्या करना है, कुछ भी अपने हिसाब से लाइन से उठा लेना है। बीच में कुछ गायब हुआ तो आ गया, नहीं हुआ तो नहीं आया, सैंपल बेसिस पे ऑडिट हो रहा है, सही है। और फिर वही है ना, डेविएशन रेट भी निकालते हैं हम। तुम्हारे सैंपल में डेविएशन आ गई मतलब सब में डेविएशन है, ऐसा ही है जी। इसको करते हैं, क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट कैसे करते हैं, तो उसमें लिखते हैं वी हैव ऑब्जर्व दिस, ये लिखते हैं ना उसमें, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में लिखते हैं। तो ऐसे तो तू जो वो कर रहा है सैम्पलिंग, तो उसके क्या कर रहा है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन होती है ना पूरी, लिखते हैं ये जो ऑब्जर्व। इवन मीटिंग के मिनट्स बनते हैं तो वो तो बातें चल रही हैं, वो भी तो लिखते हैं, सही है। डॉक्यूमेंटेशन तो हर चीज की होती है। अच्छा भाई, अब सर जीआरएन परचेज ऑर्डर को रिसीव हो रहा है या नहीं, वो तो देखो तुमने रिस्क दूसरा पूछा ना, रिस्क सही है जी। मैंने क्या बोला, ये दोनों जगहों पे अवेलेबल है, मैंने सिंपल ये बात बोली है। और तुमने जो शर्जील को मैं क्लियर कर देता हूँ, शर्जील ने जो बोला था कि परचेज रिक्विजिशन, देखो शर्जील दिस इज नॉट नेसेसरी कि जो परचेज रिक्विजिशन आई है वो गुड रिसीव भी हो गए। तो अगर तुमने ये टेस्टिंग की तो तुम तो इसी में मर जाओगे पूरा साल के किसके गुड्स आ गए थे। वो बोलेगा चसी मांग किसका है, ये तो आया ही नहीं है, तो उसको क्या भेजूंगा मैं, वो वहीं जलील कर देगा। शर्जील बात समझ आ रही है, देखो डायरेक्शनल टेस्टिंग होनी चाहिए। तुम उसको बोल रहे हो बुखार है, तुम्हें दवाई दे रहा मोशन की, सही है, तो ये तो अलग अलग है ना। हाँ तो मतलब एक बात समझाने की है, देखो सिंपल सी बात है। जैसे जैसे इसमें शर्जील ने कहा कि भाई मैं परचेज रिक्विजिशन मांग लूंगा, भाई परचेज रिक्विजिशन मांगोगे, परचेज ऑर्डर बना होगा, हो सकता है परचेज रिक्विजिशन के अगेंस्ट में ऑर्डर भी नहीं बना हो, व्हाट्सएवर रीजन की वजह से वो फंसा हुआ, कोटेशंस नहीं आई हो, तो तुम जीआरएन मांगो, बोलेगा भंगी ये तो आगे नहीं भेजा, जीआरएन कहाँ आएगी, ऑर्डर ही नहीं किया तो जीआरएन ही नहीं आएगी। तो उसके लिए अप्रोप्रिएट टेस्ट क्या था, जो इन्होंने बोला वेयर हाउस से जीआरएन सेलेक्ट करो और देखो दोनों जगह अवेलेबल है या नहीं है। बात क्लियर है जी। नहीं नहीं, क्या क्या बोल रहे हो, वापस से बोलो। तो आप एक देखो ये कह रहे हैं ऑब्जर्वेशन में सब कुछ परफेक्ट होता है। आप सुनो एक बात इसकी मैं बताता हूँ तुम्हें, मैंने तो ये एचबीएल में इतना किया, तुम्हारी सोच है, तो तभी तो वापस भी बुला रहे थे कि मतलब सही बम्बू करके आया था। समझने की बात ये है कि तुम कॉल करके थोड़ी ना जब मैं आ रहा हूँ, ऐसे ही जैसे नहीं होते डिटेक्टिव भंगी हालत में पहुंच गया सुबह सुबह, अजीब सी हालत में देख रहे हो प्रोसेस चल रहा है, उसको थोड़ी ना पता तुम ऑडिटर हो। बिल्कुल, अब तुम उसको बोलोगे जानी मैं आ रहा हूँ, सही है, बिरयानी मंगवा के रखियो, सुबह नाश्ता साथ करेंगे हलवा पूरी पे, भाई दोनों चल के देख लेंगे तुम लोग रिसीव कैसे करते हो। बोलेगा आया सर बिस्मिल्लाह, तुम्हारे सामने वो पसीना भी साफ करेगा, गिनेगा भी, फिर रखेगा, बोलेगा देखो सर ऐसे करते हैं हम लोग काम। ऐसे नहीं होता, ऑब्जर्वेशन तो सबसे की प्रोसीजर है। बिल्कुल, वो तो आप देखते ही हो वहां पे, सही है जी। इधर तो भाई एक बात याद रखना, ऑब्जर्वेशन में कोई मसले वाली बात नहीं है। अब मसले वाली बात तभी जब तुम बता के जाओगे,
सही है जी, कुछ जगहों पे बता के जाना है, वैसे ऑडिट में नहीं जाना, सही है। इधर अच्छा जी, चलो जी, इधर ये बात क्लियर हो गई। चलिए जी, और डीओसी खेलते हैं, आ जाओ जी। फिर मैंने ये कहा, सुनना, फिर मैंने ये कहा कि भाई अज्यूम कर रहा हूं कि मुझे ये चेक करना है, मुझे ये चेक करना है, सही है जी, कि पेमेंट प्रोसेस होने से पहले जीआरएन और हमारा परचेज ऑर्डर मैच होता है। जो सप्लायर की इनवॉइस आती है मेरे पास, वो दो चीजों से मैच की जाती है पेबल रिकॉर्ड करने से पहले। पहला, दूसरा परचेज ऑर्डर। इसके लिए टेस्ट क्या है? सोचो, ये डॉक्यूमेंटेड है, ये देखो यहाँ फंस जाओगे, डॉक्यूमेंटेड है। पहले सोच लो, सुकून से सोचो, कोई मसले वाली बात नहीं, सोचो। मेरे को ये देखना है कि ये कंट्रोल ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी जो इनवॉइस क्या पेबल रिकॉर्ड हुआ है उसका जीआरएन और परचेज ऑर्डर मैच किया गया था या नहीं किया गया था। आई थिंक दिस इज द डॉक्यूमेंटेड कंट्रोल। एक एक करके आप बता रहे थे कुछ, भूल गया। सकलैन, सेलेक्ट द सैंपल ऑफ इनवॉइसेस। वेरी गुड, बिल्कुल सही डायरेक्शन पकड़ी है इसने। आपने इनवॉइस पिक करनी है क्योंकि बेंचमार्क वो है आगे। मैं अगर इसको थोड़ा सा और रिफाइन करूं, सेलेक्ट द सैंपल ऑफ इनवॉइसेस, सही है जी, एंड फॉर द सेम इनवॉइसेस पिक देयर रिस्पेक्टिव जीआरएन एंड परचेज ऑर्डर। ऐसा ही है, हमने क्या बोला कि आपने इनवॉइसेस पिक की और उनके रिस्पेक्टिव क्या पिक कर लिए, जीआरएन और परचेज ऑर्डर, एंड इंश्योर एंड इंस्पेक्ट वेदर quantity mentioned in purchase order is in line with the invoice, सही है जी, और amount mentioned in the purchase order is in line with the invoice। हमने पूरी कहानी बता दी ना कि आपने क्या, देखो जो प्रैक्टिकल लाइफ में करूंगा वही बता रहा हूँ ना, कि आपने सबसे पहले क्या किया, इनवॉइसेस पिक की। इनवॉइसेस पिक करने के बाद आपने क्या किया, रिस्पेक्टिव कह रहा हूँ, ये नहीं कहता ना जीआरएन पिक कर लेंगे, जीआरएन तो बहुत सारे होंगे, मैं कह रहा हूँ इन्हीं के रिलेटेड जीआरएन, क्योंकि इनवॉइस के ऊपर जो आप प्रोसेस करेंगे ना, उसके ऊपर क्वांटिटी भी आ रही होगी, रेट भी आ रहा होगा, ऐसा ही है। तो क्वांटिटी और रेट जो आ रहा होगा आप उसको अकॉर्डिंगली मैच भी करेंगे। जी आप कुछ पूछ रहे थे? ये तो वेरीफाई नहीं हो रहा, और सपोज अगर सप्लायर की एडवाइस है तो सेम चेक करके डायरेक्ट पेबल लगाया, डायरेक्ट हमारा रिस्क क्या है, नहीं हो रहा और सब सही है तो मतलब हो रहा है, सही है। देखो ऑब्जर्व भी वन ऑफ है, ऑब्जर्व भी वन ऑफ है, पर तुम ऑब्जर्वेशन में उसकी आंखों में कैसे देखोगे, मतलब वो बैठा हुआ है, तू मुंह डाल देगा बीच में, बोलेगा क्या हुआ, तो ऐसे तो नहीं होगा ना। एक बात है समझने की कि वो मैच कर रहा है, बोले क्या कर रहे हो मालिक, बोले मैच कर रहा हूँ आजा, ऐसे तो नहीं। एक बात है, तो एक डायरेक्शन है ना, ऑब्जर्व कर सकते हो बेशक, पर वो तुम्हें क्या पता वो क्या कर रहा है, तो देख रहा तुम बोल रहे हो इधर देख रहा, हाँ सही है, ऐसे नहीं। कसम से तुम लोग ऑडिट पे आओगे ना, मजा ही अलग आएगा, कसम से, देखते चलो इंशाल्लाह जल्दी। अच्छा जी, नहीं तेरे चक्कर में हमको सभी बिठाएंगे। इधर अच्छा भाई, इधर select the sample of purchase order and vouch them to the supporting document GRN purchase order to ensure quantity and prices correctly। सही, सैंपल ऑफ परचेज ऑर्डर नहीं जानी, रिस्क इनवॉइसेस पिक करेंगे ना, हमें रिस्क है कि इनवॉइसेस के अगेंस्ट में जो दो मंजन थे वो सही हैं, सही है जी। चलिए जी, यहाँ तक कोई पंगा, इसके डीओसी क्लियर है, पक्की बात है। चलिए जी, आखिरी रिकंसिलिएशन वाला सोच लो, मैं बोल रहा हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ कि रिकंसिलिएशन होती है नहीं होती। हाँ जी, सोचें, खुद सोचें शुरू से 1 मिनट। वो तो आ रही है ना, वो तो आ रही है, हमें रिकंसिलिएशन बनानी है। हाँ हाँ जी, चलो गुड गुड ट्राई। हाँ जी
supplier statement and its tax pattern about the balance with the नहीं बैलेंस तो हो सकता नहीं हो ना, तभी तो रिकंसिलिएशन बनती है, हो सकता है बैलेंस ना हो। शर्जील ने लिखा है 1 मिनट, सेलेक्ट द सैंपल ऑफ क्रेडिटर्स एंड इंस्पेक्ट वेदर in respect to the respective credit reconciliation have been made or not with their statements। ये लिखा है ना बाबू ने। इन्होंने क्या कहा, देखो अगर आप उससे स्टेटमेंट ही मांगोगे ना, वो तो बनाई हुई होगी उसने, चलसी ने, नहीं बात आई समझ, उससे स्टेटमेंट आप मांगोगे तो उस चलसी ने तो वही देनी है तुम्हें जो बनाई हुई है। आपने क्या करना है, सप्लायर स्टेटमेंट पिक करनी है किसी भी मंथ की, आपको बोलना है सप्लायर स्टेटमेंट की क्या दे दो, रिकंसिलिएशन। सेलेक्ट द सैंपल ऑफ स्टेटमेंट, सप्लायर स्टेटमेंट रिसीव फ्रॉम द सप्लायर, ऐसा ही है, एंड आस्क क्लाइंट टू प्रोवाइड रिस्पेक्टिव रिकंसिलिएशन। अगर वो देने में फेल हो गया दैट मींस ये नहीं बनती। एग्जैक्टली ऐसा ही है ना भाई। मुझे एक बात बताओ, तुम खुद सोचो, तुमने फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसको यूं भी सोच सकते हैं, एक और तरीका होता है कि भाई मंथली रिकंसिलिएशंस बनती हैं, सही है, तो आप फिर उससे रिकंसिलिएशन नहीं मांगोगे, बोलोगे ऑन अ रैंडम बेसिस पिक एनी रिकंसिलिएशन ऑफ एनी मंथ। आप क्या करोगे, किसी भी मंथ की रिकंसिलिएशन मांग लोगे। अगर किसी भी मंथ की रिकंसिलिएशन मांगोगे दैट मींस कि उस मंथ में अगर नहीं हुई तो वो नहीं दे पाएगा। बात समझ आ रही है? तो इसमें पहला तरीका तो ये था कि सप्लायर स्टेटमेंट दो और बोलो इसकी रिकंसिलिएशन कहाँ बनी हुई है। अगर वो देने में कामयाब हो गया दैट मींस ये बनती है, अगर देने में कामयाब नहीं हुआ तो मींस नहीं बनती। तो इसके दो तरीके हैं, या तो सप्लायर की स्टेटमेंट पिक करो और बोलो इसके अगेंस्ट पे क्या हुआ है, या तो किसी भी मंथ की पिक कर लो। ऐसा ही है, क्लियर है जी? अब देखो ये बात, एक्सटर्नल कंफर्मेशन टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं है, टीओडी है। ये तो बहुत गलत है, ये तो टीओडी है, सही है जी, ये बात याद रखिएगा बस। ये टीओडी में आता है, टीओसी में नहीं आता। टीओसी का मतलब ये है कि विद इन द एम्बिट ऑफ द एंटिटी आपको चेक करना है, सही है, क्योंकि दायरे में लगे हुए ना, फिर तो बात की बात है, वो तो भेजेंगे वो कब, जब उसमें चले जाएंगे टीओडी में। ऑनलाइन में लोग बताओ कोई सवाल यहाँ पे, क्लियर है? ये मैंने साथ साथ तुमसे डिस्कस भी कर ली है इसकी टीओसी, सही है। मैं सिर्फ जो बातें कही हैं वही हैं इसके अंदर, मैं इसका सोल्यूशन चिपका रहा हूँ ताकि आप इसको एज अ रेडी रेफरेंस देखने बाद, सही है। 1 मिनट रुकिएगा। चलिए सर, ये तो आ गया यहाँ पे। अच्छा भाई, अगली जोड़ंगी पे जाने से पहले आप जरा मुझे एक बात पे गाइड करें प्लीज, सुकून से, हम तो दस्ती करेंगे इसको। एक होती है हमारी पेरोल साइकिल, हाई प्रोबेबिलिटी के इस बार पूछे, क्योंकि उसने एक जमाने से कदीम से इसको टच नहीं किया। पेरोल साइकिल, ये आपने भी पास पेपर्स भी देखे होंगे, तो उसमें भी खैर इन्वेंट्री काउंट इंस्ट्रक्शन आ गया, बहुत ही हलवा, कि इन्वेंट्री काउंट करते हुए मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, एक्सपीरियंस एम्प्लॉइज होने चाहिए, ये सारी चीजें हमने सीखी है। लास्ट अटेम्प्ट में आया था, छप के आया था सवाल। पर आप अगर देखें, रिसीवेबल की भी समझ आता है, सेल साइकिल, परचेज साइकिल, ये बहुत कॉमनली है। जो अनयूजुअल है वो कौन सी है, पेरोल साइकिल, सही है जी। तो उसके लिए भी मैं बता देता हूँ, पेरोल साइकिल में मैं अगर ऐसी बातें करूं तुमसे तो बातों बातों में याद हो जाएगा। पेरोल साइकिल में दिखाता बाद में, यहाँ पे पहले समझते हैं। पेरोल साइकिल के अंदर हमारा मकसद होता है, जैसे इदारे का परचेज से रिलेटेड कोई मकसद था, सेल से रिलेटेड कोई मकसद था, ये बात है। पहले तो सिर्फ उसको पैसे मिले जो एम्प्लॉई है, पहला मकसद क्या है, सिर्फ उसको पैसे मिले जो एम्प्लॉई है, अनऑथराइज बंदे को पैसे नहीं मिले, यानी अप्रूव आली, वो तो अलग है, बात का स्टेप है। पहला रिस्क क्या है, जेन्युइन एम्प्लॉइज को पैसे मिले। ऑनलाइन वालों तुम सब ये बात को तो मानते हो ना कि जेन्युइन को पैसे मिले, जेन्युइन को पैसे मिलेंगे, ये बात हमें समझ आनी चाहिए। इधर ऐसे चलें, ये तो हो गया जेन्युइन बंदे को पैसे मिले। फिर मैं कहता हूँ जेन्युइन बंदे को पैसे मिले, बंदे को उसके लिए कोई कंट्रोल्स होंगे, वो अभी डिस्कस करेंगे, सही है ना। मैं फिर कह रहा हूँ उसके लिए कोई कंट्रोल्स होंगे, मैं बता भी देता हूँ। मुझे ये रिस्क है कि ये बंदा बिला वजह ऑर्गेनाइजेशन में एंटर नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए आप एक डिपार्टमेंट बना दें, एचआर। एचआर की अप्रूवल के बगैर कोई बंदा अंदर एंटर नहीं हो पाए, एचआर की अप्रूवल के बगैर कोई बंदा अंदर एंटर नहीं हो पाए। रीजन देता हूँ उसका,
अच्छा भाई, अगर मैं ये कहता हूँ, एक मिनट रुकना, हेलो, अच्छा जी, अब इधर बताओ मुझे, मैंने ये कहा कि उस बंदे को पैसे मिले, यानी उस बंदे को सैलरी मिले जो इस कंपनी का क्या है, एम्प्लॉई है, सही है जी। इसके लिए कंट्रोल लगाना चाहिए इदारे को, यानी कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। पॉलिसी ये बना दो ना तुम लोग, पॉलिसी ये बना दो कि उस बंदे को अपने पेरोल में ऐड करने से पहले एक चेक से गुजारो। वो कौन है? एचआर। एचआर की परमिशन के बगैर कोई पेरोल में ऐड ही नहीं हो पाए। जैसे मैं तुम्हें एचबीएल की एग्जांपल दूं, पेरोल वहां पे ऑटोमेटिक है, पेरोल में बंदा फीड करने के इख्तियार पेरोल वाले के खुद के पास नहीं है, वो किसके पास है? एचआर के पास। जो एचआर, अच्छा यानी एक्सेस राइट्स एचआर के पास है। और एक्सेस राइट्स फॉर एग्जांपल, मैंने मिस्टर आकाश अदा न्यू ज्वाइन किया है, वो जैसे ही मुझे पंच करेगा एचआर वाला, तो एचआर का हेड उसको अप्रूव करेगा, एचआर का हेड उसको अप्रूव करेगा, वो बंदा पेरोल में ऐड हो जाएगा। तो पेरोल वाला क्या करेगा भाई? कैलकुलेशन करेगा। अगर मैं उसको इख्तियार दे दूं, तुमसे पूछ रहा हूं, अगर मैं उसको इख्तियार दे दूं कि पेरोल भी तू कर, बंदे भी तू ऐड कर, क्या मसला है? अपनी मर्जी से डाल देगा वो, ऐसा ही है। चलो एक और चीज, मैं एचआर वाले को दे दूं पेरोल भी तू बना और बंदे भी तू ऐड कर, वो भी, हाँ वेरी गुड, जो वो कर सकता है ये भी कर सकता है, ऐसा ही है। यानी सर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होनी चाहिए। पहले बताओ, पहला मकसद और कंट्रोल समझ आया? पहला मकसद और कंट्रोल समझ आया? चलें जी, दूसरा मकसद मेरा ये है कि मेरे पास, प्लीज समझना, दूसरा मकसद ये है कि जिस बंदे ने जितना काम किया उतने ही पैसे मिले। मतलब सर इसका नहीं, पहले तो मैं कह रहा हूँ जितना काम किया, जितना काम किया से भी पहले अच्छी चीज बता देता हूँ, उसका जो रेट है वो फिक्स हो, और वो तो एचआर ने कब दिया होगा ना ऊपर। चलें जी, मेक सेंस, वेरी गुड। वजाहत ने बता दिया कि जितना काम किया उतने पैसे मिले, उसके लिए टाइम शीट बननी चाहिए, और टाइम शीट अप्रूव होनी चाहिए किसी सीनियर बंदे से, ऐसा ही है। इसके लिए हम क्लॉक कार्ड सिस्टम लगा देते हैं जिसमें क्लॉक इन और क्लॉक आउट होता है, ऐसा ही है। या तो थंब इंप्रेशन होगा या कार्ड सिस्टम होगा। अच्छा, अब एक और चीज सुनो, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि कार्ड सिस्टम भी रिव्यू होना चाहिए? सुपरवाइजर होना चाहिए कि भाई कोई कार्ड पंच कर रहा तो वो खुद बंदा हो, फ्लोर मैनेजर, सुपरवाइजर। अगर ये चीज नहीं होती सुपरवाइज, दैट मींस कि डेफिशिएंसी है। अच्छा, एक और चीज एग्जांपल दे रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर हमने, ऑर्गेनाइजेशन ने कोई 1 घंटे का ब्रेक रखा हुआ है लंच और नमाज का, सही है, तो बंदा जब लंच और नमाज पे बाहर जाए और इदारे से बाहर निकले मस्जिद के लिए, तो क्या उसको, तुम्हारे सामने कह रहा हूँ, क्लॉक आउट करना चाहिए? क्यों? उसका अकाउंट नहीं होना चाहिए ताकि वो चला भी जाए, उसका तो प्रॉफिट का बिल्कुल, यानी सर क्लॉक आउट होना चाहिए और आने के बाद वापस से क्लॉक इन होना चाहिए ताकि उसका घंटा वापस शुरू हो जाए। अगर मैं कहता हूँ कि ये कंट्रोल नहीं है, लेट से ये कंट्रोल अगर नहीं है, तो क्या मसला है? ज्यादा पैसे चले जाएंगे, तो हम भी तो यही कह रहे हैं जितना काम किया उतने ही पैसे मिले, ऐसा है। तो मैंने रिस्क भी बता दिया, उसका कंट्रोल भी बता दिया। दूसरी चीज, बोनस या ओवर टाइम क्या अप्रूव होना चाहिए और रिव्यू भी होना चाहिए? अल्लाह वास्ते नहीं होना चाहिए। चलिए जी, मेक सेंस। सिस्टम में तो आजकल तो कैमरा अटैच होते हैं, द टाइम ऑफ पंच एंड आउट यूजर। देखो हुजैफा मेमन, गलत बात। देखो कैमरे को जो बंदा सिक्योरिटी वाला देख रहा है, कैमरे में बंदा सिक्योरिटी वाला देख रहा है ना, कैमरा भाई पंच किया, कोई भी 2 कार्ड की जगह दोनों स्वैप करके निकल जाए, लोगों को क्या लगेगा कि काम करने आया हुआ वाकई। तो इसके लिए प्रॉपर सुपरवाइजर रखा जाता है हुजैफा, ये चेक करने के लिए कि वही बंदा क्लॉक इन कर रहा है जो बंदे से कार्ड पटे नहीं करता। देखो उसमें डेफिशिएंसी तो हो सकती है ना, वो भी तो हर बंदे को ट्रेस नहीं कर पाएगा, पर कभी ना कभी तो पकड़ में आएगा, ऐसा ही है। क्लियर है हुजैफा? और जो वहां पे लोग काम कर रहे होते हैं, जो रिस्पेक्टिव बॉस होता है वो भी देख लेता है
कि भंगी के आस पूरे आ रहे हैं, आता तो है नहीं, तो वहां से भी डिटेक्ट हो जाती है चीज। सही है जी। जो मशीन यूज होती है उसमें कैमरा फिट होता है, उसकी बात करता हूँ। तो वो तो फिर फेस डिटेक्शन होती है ना, वो तो फिर ऐसा वीआईपी कंट्रोल है, उसमें कार्ड क्या करना, वो तो तुम्हारे जो फेस होता है उसी की रिकॉग्निशन होती है, उसके बगैर तो जा नहीं सकता। मुंडी काट के तो नहीं देगा, ले जा लगा लियो। सही है। हाँ, थंब इम्प्रेशन ये भी अच्छा कंट्रोल है, बिल्कुल क्लियर है हुज़ैफा। हाँ हाँ, तो यही तो बोल रहे हो कि थंब इम्प्रेशन ही तो कंट्रोल है, कि या तो अंगूठा दे दो, सही है, वो ले जाए और फिर लगा के अंदर। सही है इधर। हाँ हाँ, तो मैं भी तो यही तो कंट्रोल है भाई। जैसे एचबीएल था, तो एचबीएल के अंदर जो डोर खुलता था वो आपके कार्ड के बाद ही खुलता है, कार्ड नहीं होगा तो एक्सेस ही नहीं मिलेगा। क्लियर है। तो ये सीन है। चलिए जी, ये बात समझ आ गई। मैंने कहा बोनस अप्रूव होना चाहिए, पर मुझे एक बात बताओ, ये तो हो गई कैलकुलेशन। अच्छा, फिर इसकी होगी कैलकुलेशन, आपके पास क्या हुआ समझना, टाइम आ गया, रेट कहाँ से आया, एचआर से, और बंदा कहाँ से आया, एचआर से। अच्छा, बंदे आते जा रहे हैं, रेट अप्लाई होते जा रहे हैं, टाइम यहाँ से काम करते करते आ रहा है। अब इसकी कैलकुलेशन होगी। अच्छा जी, कैलकुलेशन या तो मैनुअली होगी या सिस्टम करेगा। अच्छा, अगर सिस्टम मैनुअली कैलकुलेशन करेगा तो इसमें हम आईडी कंट्रोल भी घुसा देते हैं। आईडी कंट्रोल तुम्हें पता होने चाहिए, उसमें रेंज टेस्ट और लिमिट टेस्ट होना चाहिए। नहीं, ये बात समझ। लिमिट टेस्ट का मतलब ये है कि इस बंदे की सैलरी इससे ऊपर जा ही नहीं सकती। बिल्कुल, रेंज टेस्ट में इतने घंटे से टाइम काम ना से ज्यादा रेंज में होता है, अपर लोअर दोनों। लिमिट होती है या तो अपर या तो लोअर, ऐसा ही है जी। चलिए जी, और एक्सेप्शन रिपोर्ट भी होनी चाहिए, साथ साथ आईडी भी करने का तो कुछ भी नहीं है यार, खाली जार्गन चेंज है। एक्सेप्शन रिपोर्ट, एक्सेप्शन रिपोर्ट क्या होती है भाई, कि कोई भी अनॉमली आइडेंटिफाई हो वो पॉपअप करते हैं, अलग से दिखा दे कि भाई ये हो चुका है। यहाँ तक कोई इशू। चलें जी, आगे सुनिएगा। फिर जो इसकी रिकैलकुलेशन होती है, आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो, उसके एक्सेस राइट्स किसी और बंदे के पास नहीं होने चाहिए। ऐसा ही है, किसी और बंदे के एक्सेस राइट्स किसी और के पास नहीं होने चाहिए। ऐसा है ना, अगर एक्सेस राइट होंगे तो मैं चेंज कर दूंगा यार। एक और चीज सुनो, एक्सेस राइट शुड बी लिमिटेड, ये कंट्रोल्स हैं। अच्छा, ये किस पे कंट्रोल है, प्रोसेसिंग पे। ये किसके कंट्रोल हैं, प्रोसेसिंग के। इससे पहले क्या थे, इनपुट पे कंट्रोल्स थे। इसके ऊपर क्या थे, इनपुट पे। हमने सीखा है यार, आईटी में बखूबी सीखा हुआ है कि एक होता है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। तो ये तो अजीब सी बातें कर रहे हैं, तो भूल भी गए। चसियों, ऑडिट में आईटी में हमने सीखा था, हार्डवेयर होता है, सही है, आईटी सिस्टम पूरा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का मिक्सचर है। फिर मैंने कहा था कि जब कंट्रोल लगाए जाते हैं तो कंट्रोल्स इनपुट पे भी लगाए जाते हैं, प्रोसेसिंग पे भी लगाए जाते हैं, आउटपुट पे भी लगाए जाते हैं। कुछ आ रहा है यार, ऐसा कुछ था, ऐसा ही है इधर। अब मुझे एक बात बताओ सर, इनपुट पे आपने कंट्रोल्स लगा दिए, चाहे वो बंदे का इनपुट हो या आज का इनपुट हो। अब होगी प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग बोले तो कैलकुलेशन। अच्छा, जैसे ही ये कैलकुलेशन होगी सिस्टम खुद करेगा। अब मुझे बताओ, सिस्टम पे रिलाई करूं या सैंपल बेसिस पे चेक भी करें। सैंपल बेसिस पे चेक भी करेंगे रैंडमली कि क्या जो सिस्टम कैलकुलेट कर रहा है उसमें कोई एनॉमली तो नहीं है। हाँ, वो तो एक्सेस कंट्रोल हो गए ना, पर मैं कह रहा हूँ एक बार सब कंट्रोल चेक हो गया, सब कैलकुलेशन हो गई है, तो हम देखते हैं कि ऐसा तो नहीं है कहीं कि सिस्टम में खुद ही एरर आ गया हो और वो कैलकुलेशन में गलतियां कर रहा हो। तो हो सकता है ना, आईटी सिस्टम भाई चेंज तो हो सकता है इधर। तो इसलिए हम करते ये हैं कि उसको मैनुअली सैंपल बेसिस पे चेक कर लेते हैं। मैनुअली सैंपल बेसिस पे चेक इसलिए करते हैं, सुनना, मैनुअली सैंपल बेसिस पे चेक इसलिए करते हैं ताकि हम देखें कि जो इस बंदे की सैलरी सिस्टम बता रहा है क्या वो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से बनती है या नहीं बनती। इवन ऑर्गेनाइजेशंस में एक्सेल पे 100% वापस से रिकैलकुलेशन की जाती है, 100%। रीजन 100% एक्यूरेसी के लिए कि सिस्टम जो कर रहा है। अच्छा, होता ही है कि उसी सिस्टम से डेटा निकालते हैं और एक्सेल पे रिकैलकुलेट करते हैं, यानी आवर्स भी वही होते हैं और रेट भी वही होते हैं, और फिर से उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो एक्सेल पे तो ड्रैग डाउन करोगे सबको मल्टीप्लाई करके दे देगा। बात समझ आ रही है। तो हम खाली इसको रीचेक कर रहे होते हैं, दैट्स इट। सही है जी। एक बात सुनना, रीचेक करने के बाद क्या वो अप्रूवल हो या नहीं हो, अप्रूवल होनी चाहिए, वो भी सीनियर मैनेजमेंट से होनी चाहिए। अब एक और चीज सुनो, अप्रूवल से पहले कुछ स्टैट्यूटरी डायरेक्शंस होनी चाहिए। ऐसा ही है, एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस
तो आप क्या ये भी इंश्योर करेंगे? यानी इसमें होना चाहिए कि भाई हमारे पास जो डिडक्शन हुई है इस पर आईडीओ होनी चाहिए। डिडक्शन के बाद आपकी आ जाएगी नेट सैलरी। क्या आएगी? नेट सैलरी। और फिर जो बैंक की लिस्टिंग होती है, बैंक की लिस्टिंग बोले तो जिसके हम क्या करते हैं, बैंक को एक स्टैंडिंग ऑर्डर देते हैं कि ये बंदों के नाम है, ये उनकी सैलरी है, ये उसके अकाउंट नंबर है, अकाउंट टाइटल है, फेंक दो उसके अकाउंट में। तो वन गो में प्रोसेस करता है, सबके अकाउंट में सैलरी आने लग जाती है। ऐसा ही है जी। पर क्या ये वहां पे जाने से पहले अप्रूव होनी चाहिए? यस सर, इसकी भी लिस्टिंग को कहते हैं अप्रूव करना। क्या कहते हैं इसको? लिस्टिंग का अप्रूव करना। और कुछ बाज औकात ऐसा होता है कि कुछ पैसे लेने आते हैं कैश में, कैश में जो पैसे लेने आ रहा है क्या उसकी आइडेंटिटी चेक होनी चाहिए? एरा गैरा आके पैसे नहीं लीजिए तो हम उसका एक एम्प्लॉय कार्ड देते हैं उसको, उससे वो ले लेंगे, बोलेंगे भाई अपना एम्प्लॉय कार्ड एनआईसी दे दो, हम देखें वेरीफाई करें तो हमारा एम्प्लॉय हो या नहीं हो तो ये पैसे ले जाओ जी। टेस्ट ऑफ डिटेल्स, देखो टेस्ट ऑफ डिटेल्स पे ये होता है कि हम किसी भी सैंपल बेसिस पे महीने उठाते हैं, सैंपल बेसिस पे एम्प्लॉइज की फाइल चेक करते हैं, उससे रेट और आवर्स पता लग जाते हैं और उसको रिकैलकुलेट करते हैं, उस पर रिकैलकुलेशन होती है। तुमसे टेस्ट ऑफ कंट्रोल बोल दो क्या होगा? टीओ से, तुमने टीओडी बोला ना, मैं टीओ से भी बताता हूँ, पहले कंट्रोल खत्म कर लूँ। चलें जी इधर। अच्छा सर, जो पेरोल आउटसोर्स हुए वो बोले रिकंसाइल कैसे करोगे न्यू एंटिटी? अच्छा देखो, जैसे इन्होंने कहा कि पेरोल कंपनीज कभी आउटसोर्स भी कर देती हैं, इसके लिए कॉन्सेप्ट है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का, वो सीए फाइनल का है। सीए फाइनल में एक आपका अलग से इस पे आइजा है कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की अगर तुम हेल्प लेते हो तो उसके क्या प्रोसीजर्स हैं, फिर तुम अपनी इदारे का तो काम अलग करते हो, देखते हो उस इदारे ने क्या कंट्रोल लगाए हुए। ये तुम्हें से नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, सही, जिसको सुन के भी भूल जाना। अब आप ये देखते हैं कि सामने वाली जो कंपनी है क्या वो इतनी वेल नोन है या नहीं है, उसके इदारे की तरफ से क्या कंट्रोल लगाए गए, फिर मैं इस इदारे से पूछ रहा हूँ जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूँ, तुमने क्या कंट्रोल लगाए ये चेक करने के लिए कि वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये भी कंट्रोल टेस्टिंग होती है, यहाँ पे भी होती है, ऐसा नहीं है कि अल्लाह वास्ते हो। सही है शर्जील? चलें जी इधर। अब हम यहाँ पे तो आपको ये दिखा देते हैं और फिर आप आराम से मुझे बता सकते हैं कि भाई इसमें डेफिशिएंसीज है, वीकनेसेस क्या है। तो स्पीड में इसको देखिएगा, मैंने पूरी कहानी तो आपको बता दी है। इधर कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस वेजेस एंड सैलरीज। अब देखो पहला क्या लिखा हुआ है, पेरोल इज कैलकुलेटेड फॉर रियल एम्प्लॉइज, ऐसा ही है। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ऑथराइजेशन ऑफ न्यू एम्प्लॉय बिफोर एंटरिंग इनटू पेरोल। दूसरा देखो, कम्युनिकेशन ऑफ, ताकि वो अप्रोप्रिएटली हट जाए वहां से, हायरिंग शुड बी मेड बाय एचआर। यानी एचआर, ऐसा हो सकता है कि मैं सुपरवाइजर को चाहता हूँ बुलाना, मैं ऐसे ही बुला लूँ या एचआर के जरिए, क्योंकि मैं बुला भी लूंगा तो उसको सैलरी नहीं मिलेगी, मुझे जेब से देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो एम्प्लॉय पेरोल में होगा ही नहीं। ऐसा ही है जी। आगे, और पेरोल वाला अगर ऐड करना चाहे तो ऐसे से नहीं है उसके पास। वेरी गुड, बात समझ आ रही है, ये होते हैं कंट्रोल्स। आगे, पेरोल इज कैलकुलेटेड ओनली फॉर वर्क डन बाय एम्प्लॉइज। आगे सुनना, प्रिपरेशन ऑफ प्री नंबर ऑथराइज टाइम शीट्स, क्लॉक कार्ड सिस्टम होना चाहिए, अगर है तो सुपरवाइज होना चाहिए। इफ ब्रेक लंच allowed, checkout should be performed, overtime should be reviewed, approved before payment and on timely basis. Bonus policy should be documented and decision of bonus should be with higher authorities, not with supervisors. यानी भाई ये जो बोनस वाली चीजें हैं ये थोड़ी ज्यादा होती हैं, तो ये नॉर्मल बंदा नहीं करेगा, हायर अथॉरिटी करेगी। इधर इसके बाद फिर हमारा जो टैक्स की कैलकुलेशन है उसमें लिखा हुआ है कि यूज करेंगे अपडेटेड रेट्स एंड रूल्स ऑफ टैक्स डिडक्शन, फॉर टैक्स डिडक्शन यूज करेंगे एम्प्लॉय की ऑथराइजेशन फॉर वॉलंटरी डिडक्शन। ये कौन सी है? पीएफ, जीएफ, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी फंड, ये सारी चीजें। और वो क्या होने चाहिए? अप्रूव्ड होने चाहिए। अच्छा, अब आपके सामने है, देखिए पेरोल कैलकुलेट हो गया, डिडक्शंस कैलकुलेट हो गई, अब वो नेट होके पेमेंट होने जाएगी। आगे सुनिएगा, ऑथराइजेशन ऑफ ये ले चीज और बैंक ट्रांसफर। अच्छा जी, ओके, चेक्स और बैंक ट्रांसफर, सही है जी, हम गलती से लिख दिए ये ऑथराइजेशन ऑफ। हाँ, जो बात है इधर जी, चलें जी, ऑथराइजेशन ऑफ कैश और बैंक ट्रांसफर दिस शुड बी विद द पर्सन आउटसाइड द पेरोल डिपार्टमेंट सच एज फाइनेंस डायरेक्टर। सुनना, ये बड़ी अहम बात है। देखो आप सुनो मेरी बात। फॉर एग्जांपल मैंने अभी, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मैंने भाई पेरोल कैलकुलेट कर लिया,
सही है, पेरोल तो कैलकुलेट हुआ है पेरोल डिपार्टमेंट से, अब इस पे भी तो सेग्रीगेशन होनी चाहिए। इसकी अप्रूवल वही बंदा करेगा जो पेरोल डिपार्टमेंट में कोई और करे। सेग्रीगेशन अलग अलग करेंगे ना, बंदा अगर यही अप्रूव करेगा तो ये तो कभी भी मैनिपुलेशन कर देगा, क्योंकि अप्रूवल की अथॉरिटी इसके पास होगी, तो इसको अप्रूव करने वाला कोई सीनियर बंदा होगा, वो भी एग्जाम्पल कौन होगा, फाइनेंस डायरेक्टर या सीएफओ, ऐसा कोई होगा। सही है जी। इधर कैश पेमेंट शुड बी मेड आफ्टर कंफर्मिंग आइडेंटिटी, रिकंसिलिएशन बिटवीन पेमेंट एंड पेएबल, ये होना चाहिए। टाइमली पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी डिडक्शन, यानी पेनल्टी लग जाती है अगर आप टाइम पे जमा ना कराओ, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने इनकम टैक्स विथहोल्ड किया है जमा कराने के लिए तो उसमें पेनल्टी लगेगी अगर आपने 15 दिन में जमा नहीं करवाया। चलिए इसके बाद सर वो कहता है कि भाई आपने जो पेरोल शीट यूज करनी है अकाउंटिंग करने के लिए वो ऑथराइज होनी चाहिए, ऐसा ही है। डेडलाइन फॉर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, इससे ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए, और रिकंसिलिएशन होनी चाहिए पेरोल शीट और जीएल में। ये क्यों? ताकि जो पेरोल बना था वही जीएल में रिकॉर्ड हुआ हो, तो इसके लिए अप्रोप्रिएट अच्छा रिकंसिलिएशन या पेरोल वाला बंदा करेगा या अलग बंदा? अलग बंदा अपनी गलती खुद से वो आइडेंटिफाई कर भी लेगा तो छुपा देगा, तो हमें इसके लिए अलग बंदा डेजिग्नेट करना होता है जो कि पेरोल प्रोसेस करने वाला नहीं, या तो उसी डिपार्टमेंट में कोई और हो। सही है जी, अलग बंदा होना चाहिए। वो वही बंदा कर रहा था, सेल्स क्लर्क ही कर रहा था। और पहली बात तो ये देखो, पहली बात तो ये है कि वो डिपार्टमेंट ही गलत है ना, ऑडिटिंग डिपार्टमेंट रिकॉर्डिंग डिपार्टमेंट जमीन आसमान का फर्क है। सही है, उसमें एक्सपर्टीज भी नहीं होंगी, ये भी कह सकते हो। सही है जी। अच्छा जी, अब मैं खाली एक चीज दिखाऊं आपको इसमें कि एक मिनट भाई मैं डाउनलोड कर लूँ वो। अच्छा भाई, इसमें आप दस्ती बता सकते हैं आप, क्योंकि आपने अभी अभी अंडरस्टैंडिंग ली है, जल्दी से इसको रीड करते हैं आप लोग। मुझे जैसे ही आपको पता लगे ना मुझे रोक देना, सर ये डेफिशिएंसी मिली है। सही है, प्लीज मैं रीड कर रहा हूँ थोड़ा स्पीड में। Sir, you are an audit senior of Scarlett and Company and are in process of reviewing the system testing completed on the payroll cycle of Bronze Industries and Company, as well as preparing the audit program for the final audit. Again, Bronze operates several chemical processing factories across the country. It manufactures 24 hours a day, यानी 24 घंटे काम करती है, 7 days a week, and employees work a standard shift of 8 hours and are paid for hours worked at an hourly rate. सही जी, तो आपको पता है आवर्स भी होंगे, रेट भी होगा। इधर फैक्ट्री एम्प्लॉयज आर पेड वीकली, कोई मसले वाली बात नहीं, जब काम करेंगे तब पे होगा। विद अप्रोक्सीमेटली 80% बीइंग पेड बाय बैंक ट्रांसफर एंड 20% इन कैश। तो मना नहीं है भाई, हो सकता है ये कोई डेफिशिएंसी नहीं है। इधर द डिफरेंट पेमेंट मेथड्स आर ड्यू टू एम्प्लॉय प्रेफरेंसेस एंड Bronze हैज नो प्लान टू चेंज दीस मेथड्स। तो हम रिकमेंड भी नहीं करेंगे, बोलेंगे सही है भाई। अच्छा, यानी अब तक तो सिर्फ बकवास है, यानी एक आइडिया दिया आपको इदारे का कि क्या चलता है, कैश भी है इसमें। दी एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेल्स टीम आर पेड मंथली बाय बैंक ट्रांसफर्स। फैक्ट्री स्टाफ आर ईच इशूड अ सीक्वेंशली नंबर्ड क्लॉक कार्ड, कंट्रोल है ना ये। आगे विच डिटेल्स एम्प्लॉय नंबर एंड नेम। Employees swipe their cards at the beginning and end of the 8-hour shift, and this process is not supervised. पहली नहीं तो अभी तो वो तो आएगा ना, ब्रेक का तो आ रहा है, अभी आ गया। अभी तो हम 8 आवर शिफ्ट की बात कर रहे हैं। अभी तो एक पहला चीज हुई कि सुपरवाइज नहीं होता, तो क्या कंट्रोल नहीं है, डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी है कि सुपरवाइज भी होना चाहिए। भाई ये बात मानते हो सब कि कंट्रोल आ गया और कंट्रोल की वीकनेस आ गई कि भाई वो सुपरवाइज नहीं होता। चलो जी, अगर मैं कहूं ये कंट्रोल था तो बाजवा इसका डीओसी बता। आज पूरा तो बोल, सुपरविजन किसकी? और नॉट। अब सही बोला, अब सही बोला।
कि भाई ऑब्जर्व वेदर द प्रोसेस ऑफ क्लॉक इन क्लॉक आउट हैज बीन सुपरवाइज्ड बाय द रेलेवेंट पर्सन या सुपरवाइजर, ऐसा ही है जी। बिल्कुल, पर ये करना है, ऑब्जर्वेशन ही है, क्योंकि इसमें तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते। आगे सर आगे देख लेते हैं। यानी आपने एक डेफिशिएंसी बता दी है, ऑब्जर्व वेदर देयर इज अ प्रॉपर सुपरविजन एट क्लॉक कार्ड प्रोसेस और नॉट। बिल्कुल सही है जी, ये भी सही है। आगे अच्छा भाई, हम थे ड्यूरिंग शिफ्ट एम्प्लॉइज आर एंटाइटल्ड टू 30 मिनट पेड ब्रेक। 30 मिनट का पेड ब्रेक है। चलो जी आगे देखते हैं। एंड एम्प्लॉइज डू नॉट नीड टू क्लॉक आउट टू एक्सेस द डाइनिंग एरिया। गलत फंस गया ना यहाँ पे, फंस गया, डेफिशिएंसी है जी। हाँ वेरी गुड। देखो वो क्लॉक आउट नहीं करके जाएगा ना, तो फिर तो बेटा जब 2 बजे निकलेगा ना तो शाम को 4 बजे ही वापस आएगा। सही है जी, कोई हिसाब किताब ही नहीं होगा, इसको तो पता है पूरे पैसे मिलने। अच्छा अगर क्लॉक आउट नहीं होगा तो सीधी सी बात है बाहर रहेगा, उसको तो पैसे मिल ही रहे ना, तो उसको क्या फर्क पड़ता है कि ऑफिस में रहे या ना रहे। क्लॉक आउट करके जाएगा तो क्या है। अच्छा अब देखो गेम कैसी की इसने, एक लाइन में खेल लिया। बंदा बोले हाँ यार क्या तो सही रहा है कि पेड ब्रेक है तो क्लॉक आउट क्यों करेगा। पर इसमें लॉजिकल बात ये है कि भाई क्लॉक आउट करना चाहिए, ऊपर लिखा भी था मैंने। हाँ भाई ऑनलाइन वालों बात क्लियर है, क्लॉक आउट होना चाहिए वरना आधे घंटे के बाद है। बिल्कुल ऐसा ही है इधर। चलिए ये बात समझ आई, पिक हुआ यहाँ पे। अच्छा जी अब एक और चीज सुने। इसके बाद अगर मैं ये कहूँ तो, अगर मैं कहूँ चलो ये क्लॉक आउट होता है, इसका मुझे बता दो टीओसी। ये भी ऑब्जर्व करेंगे। नहीं देखो टाइम शीट पे तो देखो टाइम शीट पे इसने बिल्कुल सही कहा कि क्लॉक आउट आना चाहिए। वो नहीं कर रहा, सही है जी। पर अच्छा इसमें 2 हैं, हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और ऑब्टेन टाइम शीट्स एंड इंश्योर या इंस्पेक्ट वेदर क्लॉक आउट टाइम इज अपीयरिंग एट द टाइम ऑफ ब्रेक और नॉट। ऐसा ही है, दोनों बता सकते हैं। बहुत बोला इसने, बहुत टाइट है ये, बिल्कुल समझ आती है बात। देखो अच्छा पर एक और डेफिशिएंसी है इसमें, सुनो ये तो गेम ही भूल गया। ये तो सुनना, जैसे इसने कहा कि सर किसी हम टाइम शीट ले लेंगे, ऐसा हो सकता है किसी दोस्त को पकड़ा दे, ऑब्जर्व ही है, ये बात सही है। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि दोस्त को पकड़ा दिया मैंने कहा यार तू एक काम करो यार, तेरी भाभी को लेके जा रहा हूँ घुमाने, सही है, हम निकल गए। ऊपर आते हुए दोस्त ने क्लॉक आउट भी किया था, क्लॉक इन भी करके निकल गया, यानी बंदा गया भी आ भी गया, काम भी कर रहा है, पैसे भी पूरे ले रहा है। तो इसमें हो क्या सकता है, ऑब्जर्व। क्लियर है जी भाई, ऑनलाइन में जल्दी बताओ ये बात क्लियर है। यानी अब खुशी इस बात की हो रही है कि तुम लोग पिक कर रहे हो उसमें से। चले जी फिर कम इंप्रेशन होगा तो आएगा, क्योंकि सब कुछ दे सकता अंगूठा नहीं दे सकता इधर। चले जी इधर। अच्छा भाई आगे, अब मुझे एक बात बताओ, क्लॉक का डेटा लिंक्स इनटू पेरोल सिस्टम व्हिच ऑटोमेटिकली कैलकुलेट ग्रॉस एंड नेट पे। लॉजिकल सी बात है इधर। विद एनी शेड्यूल्ड डिडक्शन the payroll supervisor for each payment run check on a sample basis some of these calculation to ensure the system is operating effectively। ये तो होना चाहिए ना कंट्रोल, सबको तो चेक नहीं कर सकता वो। तो क्या ये सही कह रहा है भाई, ये तो सही कह रहा है ना। बाजू थोड़ा रिस्की हो गया, भाई वो बोला नहीं कुछ तो गेम कर जाता है बीच में। हाँ भाई ये तो सही कर रहा है ना, नहीं 100% तो कैलकुलेशन ये तो सही कर रहा है। देखो मैनुअली बंदा तो कुछ ही चेक करेगा ना। अच्छा भाई उमर, मैंने 30 मिनट वाले ब्रेक का अभी बताया था, जानिए कि 30 मिनट के ब्रेक के लिए अगर कुछ ज्यादा तो क्लॉक आउट करके जाए, ताकि ऐसा नहीं हो कि बाहर गया तो अपने बाप की जागीर समझ के घूम ही रहा, वापस ही नहीं आया, खाली वापस आया बैग उठा के घर पे। सही है, तो वो क्लॉक आउट होगा तो उसकी घंटी चलना शुरू हो जाएगी, तो उसका बाप भी आधे घंटे बाद वापस आएगा और उसके पैसे डिडक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली होंगे। आज ही कम अप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई भी कम होंगे, आंसर भी कम ही आएगा। सही है इधर। अच्छा जी अब आगे, Bronze has a human resource department, वाह भाई, which is responsible for setting up a permanent employees and leavers। सही कह रहा है ये तो सही कंट्रोल है ना ये तो। चलें जी, अगर एचआर डिपार्टमेंट नहीं होता तो फिर तो अल्लाह ही वास्ता है, फिर तो आप रिलाई नहीं करते सिस्टम के ऊपर। इधर चलिए जी, अपॉइंटमेंट ऑफ टेम्पररी स्टाफ आर मेड बाय फैक्ट्री प्रोडक्शन सुपरवाइजर्स। अबे टेम्पररी स्टाफ है जो बात है। अच्छा जी, यानी सर ये गलत बात है
कि आप परमानेंट हो या टेम्पररी हो, HR के थ्रू हो क्या, क्लियर है? वरना मैं चाचा पप्पा आया कि लड़के को अगलूंगा चल भाई काम करे यहाँ पे, ऐसा ही है। चलें जी सर, 3 घंटे की क्लास हो तो सर अहमद भी देते हैं ब्रेक 10 मिनट की हाफ टाइम के बाद, कहना क्या चाहते हो? तो वही तो अभी हम तो एक तो मस्त मलंग, बल्कि मेरे ख्याल से तो मजा भी आ रहा है क्योंकि चीजें पिक हो रही हैं। प्रैक्टिस क्लास है ना जानी, सही है, इधर मजा आ रहा है ना, बस सही है, इधर इधर चले जी। अच्छा भाई, आपने डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई कर ली कि टेम्पररी स्टाफ है, ऐसा ही है। चलो मुझे इसका टीओसी बताओ, टीओसी बताओ इसका। मैंने मान लिया कि सारे अप्रूवल एचआर के थ्रू होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड जी। सेलेक्ट द सैंपल ऑफ न्यू ज्वाइनर्स, सेलेक्ट द सैंपल ऑफ। अच्छा मैं यूं नहीं करूं, ऐसे ही पूछ रहा हूं, बेवकूफाना बात कर रहा हूं, मैं यूं नहीं करूं कि मैं ये कर लूं कि मैं एचआर को बोलूं जो तुमने ऐड किए हैं वो दे दो। अच्छा यानी आपको फिर डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, आपने बोलना है सेलेक्ट द सैंपल ऑफ न्यू ज्वाइनर्स एंड इंस्पेक्ट देयर डॉक्यूमेंट्स वेदर अप्रूवल मेड और नॉट, क्लियर है? यानी अब आपके डीओसी होते जा रहे हैं पप्पू, सही है भाई? अब तो कॉन्फिडेंस आ रहा है ना कि भाई रिस्क भी आ रहे हैं, टीओसी भी आ रहे हैं, साथ साथ देखो खाली वही बात आपको याद रखनी है, ऑब्जर्व इंस्पेक्ट, दैट्स इट। सही है जी। अच्छा चलो सही है, एक और चीज देख लेते हैं, गेम करता हूँ तुम्हारे साथ ताकि तो दिमाग तो घुमाऊं। मुझे ये चेक करना है कैलकुलेशन में कि कोई बंदा, प्लीज समझना, मुझे ये चेक करना है कैलकुलेशन में, यानी जो शीट आई हुई है, कि कोई बंदा उसमें मैनुअली इनपुट नहीं कर पाए। ऑब्जर्व करें सर, हम खुद डाल के दे देंगे एक्स्ट्रा। सिंधी में इंग्लिश बोलना है जल्दी से, दिमाग में आ गई कि क्या समझ गए? वो काउंट भी आ जाएगा हमारा डमी एंट्री परफॉर्मर डमी एंट्री एंड ensure whether the count of रीपरफॉर्म नहीं, हम सिर्फ यूं बोलेंगे इनपुट अ डमी ट्रांजैक्शन इनटू अ पेरोल सिस्टम, input a dummy transaction into a payroll system to ensure whether this entry has been processed or not. Dummy transaction, बिल्कुल भाई, आपको आईडी के रिलेटेड जब भी मंजन हो ना, डमी ट्रांजैक्शन ही होगी, लिमिट चेक करनी हो डमी ट्रांजैक्शन, ऐसा ही है जी, हमने सीखा हुआ भी है। तो भाई इसको साथ साथ कनेक्ट करो तो मसले वाली बात नहीं है। सही है जी, नशा है ऑडिट, अगर सही तरीके से नशे ही बनना चाहे बंदा, सही है जी, अभी नशे का टाइम नहीं है ना हमारे पास, चलिए कंप्लीट करना है इधर। चलिए जी, अब इधर सुनो भाई, ये भी बात समझ आ गई, अब इसको एक स्टेप आगे लेके जा रहा हूँ। आपने सबके टीओसी भी बता दिए हैं, डेफिशिएंसीज भी बता रहे हो, रिकमेंडेशन क्या होगी? जो नहीं होना चाहिए, बस ये शुड भी, सही है। आगे चलें जी, आपने कहा टेम्पररी स्टाफ तक हम आ गए थे सर, आपने ये बोला था कि ये भी डेफिशिएंसी है, ऐसा ही है। अच्छा भाई, ओकेजनली ओवर टाइम इज रिक्वायर्ड ऑफ फैक्ट्री स्टाफ यूजुअली टू फिल द गैप कॉज्ड बाय द स्टाफ हॉलीडेज। Overtime report which detail the amount of overtime work are sent out quarterly मतलब जब ओवरटाइम होता है, जब ओवरटाइम किया जाता है, ओवरटाइम का होता ये है कि बाज़ औक़ात ओवरटाइम इसलिए किया जाता है, पूरी कहानी बता रहा है, ओवरटाइम इसलिए होता है क्योंकि जब कुछ लोग छुट्टी पे जाते हैं, ऐसा ही है, जब कुछ लोग छुट्टी पे जाते हैं तो उनका गैप फिल करने के लिए फिर उनको ओवरटाइम किया जाता है। अच्छा, ओवरटाइम की पेमेंट भी होती है, बट ओवरटाइम के लोगों ने काम किया है या नहीं किया उसकी क्वार्टरली अप्रूवल जाती है, पैसे वैसे दे देते हैं और हम बोलते हैं कैसे पता हर हफ्ते बाद पैसे दे रहे हैं, ऊपर बता रहा है। वेरी गुड, ये यहाँ से लिंकेज थी कि हर हफ्ते बाद आप पैसे दे देते हो और अप्रूव रिव्यू करने भेज रहे हो 3 महीने बाद, तो भाई ये तो सीधी सीधी डेफिशिएंसी है। तो मुझे एक बात बताओ कि ये बात, अच्छा इसका इम्पैक्ट क्या होगा बाद में? बिल्कुल फाइनेंशियल लॉस है, फाइनेंशियल लॉस है ना, देयर इज अ रिस्क दैट द पर्सन हैव बीन मेड हैज रिसीव्ड पेमेंट फॉर व्हिच ही हैज नॉट वर्क, ऐसा ही है। हम ये बोलेंगे ना कि भाई पर्सन ने पेमेंट ले ली होगी फॉर व्हिच ही हैज नॉट वर्क, यानी हम तो, हमारा रिस्क क्या था कि पैसे उसी के लिए जितना काम किया है, तो इसका इम्पैक्ट भी आ गया। इसका टीओसी क्या होगा कि अगर मैं कहूं
कि टाइमली अप्रूवल के लिए जाता है सुपरवाइजर के पास, का टीओसी क्या होगा? वेरी गुड यार. Select the sample of time sheets for overtime. Select the time sheet of overtime and inspect whether approval supervisor is there or not. Clear है? देखो ये तो मसला है ही ना. मैं तो कह रहा हूँ सब सही है. मैं तो कह रहा हूँ सब सही है. हम तो ये भाई देखो एक कंट्रोल डेफिशिएंसी में चेक ही क्यों करूंगा? पहली बात तो ये है. सही है. ये तो गंद है ही ना. इसको तो अभी मैंने कहा टीओसी होता कब है? जब कंट्रोल सही है. सही है जी. इधर अच्छा भाई ये भी बात समझ आ गई. टू इनकरेज स्टाफ टू अटेंड द वर्क ऑन टाइम, मतलब उनको बोला कि भाई सुबह जल्दी आना, तुम्हें ये मिलेगा. इधर फॉर ऑल शिफ्ट ब्रांच पेज द डिस्क्रिशनरी बोनस every 6 months to factory staff. The production supervisor determine the amount to be paid. This is communicated in writing by the production supervisor to payroll department. Bonus is inputted by clerk into the system. कितनी deficiencies हैं? दो हैं. इनपुट तो क्लर्क ही करेगा, बट ये है कि इसमें डेफिशिएंसी जो मुझे दिख रही है कि सुपरवाइजर कैसा है. ऐसा ही है. बोनस का अमाउंट छोटा तो नहीं होता, तो ये किसको अप्रूव करना चाहिए? हायर अथॉरिटी को करना चाहिए. ऐसा ही है. तो ये डेफिशिएंसी पिक हो गई थी. नहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं, कोई फाइनेंस डायरेक्टर हो गया. फाइनेंस डायरेक्टर वो पैसे वैसे के क्या कर सकते हैं? मैनेजर्स कह सकते हो, पर सीनियर मैनेजर तुम हायर अथॉरिटी कह रहे हो, बात खत्म है. नहीं अपन अगर डेजिग्नेशन पे जाएंगे ना अपन फंस जाएंगे. आप डाल दो उसके ऊपर हायर अथॉरिटी, दैट्स इट. हमें लगता है ये छोटा आदमी है, इसकी औकात नहीं है. ऊपर वाले बंदे को बोलो ये करेगा, सब खानी खत्म, वो खुद समझ जाएगा. सही है जी. हमने अगर होशियारी की कि मैनेजर सीनियर मैनेजर तो गए, जहाँ नहीं पता खेल जाओ. सही है जी. इधर अच्छा भाई ये भी बात समझ आ गई. अगर मैं कहूँ कि अप्रूवल अच्छे बंदे से होता है तो क्या टेस्ट है? Select a sample of bonus sheet. सही है. तो इसमें क्या मुश्किल है? तुम्हें डेफिशिएंसी पता है, टीओसी तो टका आ रहे हैं अब. सही है जी. चलिए जी. एज पर कमिटमेंट ये हो रहा है. इधर फॉर एम्प्लॉइज पेड बाय द बैंक ट्रांसफर, the payroll manager review the list of payments and agrees to the payroll record prior to authorizing the bank payment. कैसे रीड करते हैं? For employees paid by the bank transfer, payroll manager reviews the list of payments and agrees to the total payroll records prior to authorizing the bank payment. यानी यहाँ पे payroll manager जो है payroll बना रहा है और फिर उसको review करके approve कर रहा है. सेग्रीगेशन ड्यूटीज नहीं है. ऐसा ही है. तो ये यहाँ से पिक हो रहा है ना. देखो इतनी सी लाइन में खेल गया कोने वाली में कि वो रिव्यू करता है बिफोर अप्रूवल. अब इसमें बंदे को पिक कैसे हो कि भाई ये एसी की अप्रूवल की बात कर रहा है. तो आपको यहाँ पे बात पिक हुई है. देखो क्या क्या रहा है? रिव्यू द लिस्ट ऑफ पेमेंट एंड एग्रीज टू पेरोल रिकॉर्ड प्रायर टू ऑथराइजिंग. मतलब ऑथराइज करने से पहले ये कर लेता है वो. तो यानी ये चसी यही करता है ये काम. तो क्या ये सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का मसला है? ऐसा ही है. चलो मैंने कहा सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का मसला है. इसका रिस्क क्या अराइज होता है? पैसे ज्यादा दे देगा, फाइनेंशियल लॉस है. ऐसा ही है. पेमेंट में बी मेड टू अनऑथराइज्ड पर्सन और पेमेंट में बी मेड टू ऑथराइज्ड पर्सन बट एट अ हायर अमाउंट. ऐसा ही है. तो खुद भी चेंज कर लेगा, कुछ भी चेंज कर लेगा भाई. डेफिनेट सी बात है. चलें जी आगे. अगर मैं कहूं कि दो अलग अलग बंदे हैं, करो बताओ क्या होगा? सोचो. इसमें इंग्लिश तो मतलब कि जो हमारे पेरोल रिकॉर्ड है उसको ऑथराइज करता है और जो बैंक पेमेंट के लिए ट्रांसफर करता है. नहीं. Observe whether segregation of duties exists between the person who is preparing payroll and the person authorizing the bank payments. ऐसा ही है. दोनों अलग अलग बंदे हो गए ना. चलिए जी इधर अब आगे सर.
If any changes are required, the payroll manager amends the records. हायर अथॉरिटीज के पास एक्सेस राइट्स को दिए मैं, मतलब ऐसा ही है। अच्छा, अभी मास्टर फाइल का एक्सेस दिया हुआ चौसी को, मतलब तो गेम ही ऑन है। सही है जी। इधर चलें जी भाई, वेरी गुड, मतलब बेहतरीन यार। इस सवाल में जो तुमने परफॉर्मेंस दी है बेहतरीन, कसम से। इधर फॉर एम्प्लॉइज पेड इन कैश, दे पे पैकेट्स, अच्छा सॉरी, ओके सॉरी, द पे पैकेट्स आर प्रिपेयर्ड इन दी पेरोल डिपार्टमेंट, यानी लिफाफे बना के दे देते हैं उसको, एंड द क्लर्क डिस्ट्रीब्यूट देम टू एम्प्लॉइज। As she knows most of these individuals, she does not require proof of identity. नहीं, क्लर्क देगा तो क्लर्क ही ना, बैठा हुआ उसका काम ही क्या, पैसे देना। ये फंड ये है इसमें कि प्रूफ नहीं ले, तो फिर किसी को भी पैसे चले जाएंगे। तो इसमें मैं तुम्हें बाखुदा बताऊं, जितने भी कंट्रोल्स की वीकनेस थी तुमने सब आइडेंटिफाई की है और एक एक लाइन को खुद के की है। सही है जी, तो दिस इज वेरी गुड। सही है, इस सवाल को कर लेना। इससे आगे मैं मतलब टीओसी अभी नहीं करवा रहा क्योंकि मर जाओगे नींद में। सही है, करना तो मैं बता देता हूँ, मेरे को तो कोई मसला ही नहीं है। एक साइकिल करा देता हूँ, चलो एक साइकिल और करा देता हूँ। सही है जी, एक साइकिल और कर लें भाई। चलो, अगर मैं कहूँ कि उसकी आइडेंटिटी चेक होती है कैश वाले की, इस पे टीओसी क्या होगा? सिग्नेचर तो किसी का भी हो जाएगा, ये ऑब्जर्व ही होगा। हाँ, सिग्नेचर तो करवाते हैं ना रिसीव करने से पहले। वो तो फेक हो सकती है, पर ये ऑब्जर्व ही हो सकता है, ये तो ऑब्जर्व ही हो सकता है प्रोसेस। हाँ जी, बताओ क्या करेंगे इस पे, लिखेंगे क्या, जल्दी बताओ। गलत, इंग्लिश इंग्लिश तो सही बोलनी है। बेहतरीन यार। ऑब्जर्व वेदर द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय द क्लर्क बिफोर मेकिंग पेमेंट। ये अंग्रेजी है ना, प्रूफ ऑफ पेमेंट, ये तो मेरे को भी नहीं आया था, अभी आ गया इधर। हाँ जी, वो तो दिखावा नहीं है ना इसमें, तो भूल के निकल गया। फिर तो सही है, फिर तो सही है, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। नहीं तो अपनी मर्जी से अमेंड करता है। नहीं, वे ये कह रहा है कि अगर कोई हायर अथॉरिटी बैठी हुई है इसको चेक करने के लिए, फिर तो कोई इशू नहीं है, फिर तो कोई मसला नहीं है ना। वो भी कर लेंगे शर्जील। अच्छा भाई, ये कोई मसला है इसमें? चले जी, किसमें? सही है ना। चलिए जी, मैं इसका सोल्यूशन भी चिपका दूं ताकि आपके पास एक रेडी रेफरेंस अवेलेबल हो। तो ये हमारा टाइम है, कौन सा? उसकी थ्योरी वो तो कहानी में करा देता मैंने पूरी। बस वो ही है, बस वही है। उसमें से वो पूछ लेगा कि भाई आपका क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर कौन कौन से केसेस में अपॉइंट होता है। आप बोलोगे लिस्टेड कंपनी में और फर्म की पॉलिसी है तो आ जाएगा, खत्म। उसके अलावा वो मॉनिटरिंग का पूछ लेगा इस तरह से। बस ऐसा सिंपल तो है वो, उसमें तो इतना कुछ है भी नहीं। मैंने तो पहले ये तो शुक्र करो, मैंने तो उसमें कहानी समझाई थी कि ये होगा, फिर जाके आ जाएगा इधर। अच्छा भाई, ऑब्जर्व वेदर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी हैज बीन ऑब्टेन्ड। वेरी गुड भाई शर्जील। इसका सॉल्यूशन चिपका दूं मैं। वैसे एक बात तो बताओ ऐसी, जब तक मैं ये तुम्हारे लिए कॉपी करूं, रिवाइज तो कर रहे हो ना तुम लोग? टेंशन क्यों होती जा रही है यार? अभी तो तुम्हें देखो ये चीजें मैं तुम्हें बताऊं, ये तो मैं तुम्हें बैठ के भी करवा रहा हूं। बीइंग अ स्टूडेंट यू शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिबल।
कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम सवाल खुद लिख के करने चाहिए थे। मुझे एक बात पता है, वो तुम्हारी मोहब्बत अपनी है मेरे से, कि तुम लोग मोहब्बत में ये कहते हो कि सर जब आप बोलते हैं ना मुझे अच्छा भी लगता है, फिर मैं इस पर मेहनत भी करता हूँ कि सर आप जो बोलते हो दिमाग में चिपक जाती है बात, और फिर वो कहानी कहानी में भूलते नहीं है, क्योंकि आखिर आखिर में चीजें ना बैठ जाती हैं दिमाग में। मैं इसलिए भी करवा रहा हूँ ये। पर आपको अपार्ट फ्रॉम दिस भी खुद भी एफर्ट मारनी है, मैं लगा पा रहा हूँ इसमें। अब तो मेरे ख्याल से पक्का हो गया होगा, अब तो पक्का हो गया होगा। ये तो मैंने अभी खुद भी फील किया है कि भाई जब तुम लोग बता रहे थे ये तो सवाल तुम 100% परफेक्शन पे लेके गए हो। अभी क्लिक हो रहा है ना, सेम टू सेम। चले इधर, चले जी इंशाल्लाह। बस रिवाइज करो, पेपर आराम से पास होगा, प्रैक्टिस करो यार। देखो द मोर यू विल राइट ज्यादा परफेक्शन आएगी। अब तुम लोग जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें यहाँ पे बम्बू हुआ ना, तुमने कहा नहीं यार पूछ लेगा, तो खुद ही इंग्लिश निकली अंदर से कि भाई ये अभी बोलना पड़ेगा, तो वहां पे भी लिखना है। देखो मैं तुम एग्री करोगे इस बात से, तुम्हें भी पता है, तुम किताब को देखते हो कि बोलोगे यार कौन लिखे, ऐसा होता है ऑनेस्टली बताओ। यही तो गलती करते हो, तो यही तो लैकिंग है कि ड्राफ्टिंग नहीं होती। पेपर के लिए भाई तैयार करो अपने आप को, वहां पे स्पीड होनी चाहिए। ये इसलिए बता रहा हूँ अभी भी टाइम है, मैं भी तो अभी भी टाइम है ना। मैं तुम्हें क्या कहता हूँ, रिविजन करो, बट द मोर यू विल अप्लाई, मैंने द मोर इट विल बी परफेक्ट, ये सीधी सी बात है। तो परफेक्शन के लिए जाना है तो फिर आपको करना है। हाँ ये देखो टर्कोइज लिमिटेड बोल रहा है ये भी नहीं निकल रहा था तुम लोगों से। हाँ जी, नहीं नहीं ऑडिट प्रोसीजर कहाँ लग जाता, तो मैंने तो तुम्हें 100% एक्यूरेसी पे करा है। 100% एक्यूरेसी से मतलब वो चीजें भी लिखवाई हैं जो है ही नहीं किताब में। एग्जाम्पल, नहीं भाई जो मैंने किया है वो करोगे। ये सब्सटैंडिव प्रोसीजर शेड्यूल टेक्स्ट वाले पे नहीं जाना। सब्सटैंडिव प्रोसीजर में तो वो तो बोलता है इंस्पेक्ट कर लेना, इंक्वायर कर लेना, ये कर लेना, कहानी खत्म। उसने तो अभी आईएफआरएस को छूना भी शुरू नहीं किया। तुम किसी से पूछो जो पेपर दे के आया हो, पूरे स्टैंडर्ड में रिस्पॉन्सेज होते हैं। हाँ भाई सगलैन पूरे स्टैंडर्ड में छुपे हुए होते हैं। हर सवाल में देखोगे रिस्पॉन्स बताओ, रिस्पॉन्स बताओ, रिस्पॉन्स बताओ। रिलेटेड पार्टी का रिस्पॉन्स होता है, क्या होता है सुनो, तुम अभी सिखाता हूँ। ये पूरा ऑडिट प्रोसीजर ही तो है सब। अलग ग्रेड बन गई है, अभी तो अलग छेदेगा वो। तो मैं बता रहा हूँ अलग से छेदेगा, तो मैं लिटरली बता रहा हूँ भाई, तुम सिंपल सुनो ना। नई रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई होगी, क्या रिस्पॉन्सेज होंगे, रिस्पॉन्स बताओ। तो वो प्रोसीजर ही तो है कि अपने दूसरे लोगों को कम्युनिकेट कर दोगे। सही है जी, बिल्कुल। मैनेजमेंट को कहोगे भाई पहले क्यों नहीं बताया था, फ्रॉड की इम्प्लीकेशंस देखोगे, ट्रांजैक्शन को देखोगे कि भाई उनसे जितनी भी ट्रांजैक्शन है पूरी टीम को कहोगे सब एक जगह करो, ये सारी चीजें हर जगह रिस्पॉन्सेज हैं। एक और चीज आपको प्लीज समझना, आपको कोई एक गोइंग कंसर्न का फैक्टर आइडेंटिफाई हुआ है, रिस्क फैक्टर, उसके भी रिस्पॉन्सेज हैं। मैनेजमेंट को बोलोगे क्या आपने इवेल्युएट किया, गोइंग कंसर्न असेसमेंट की या नहीं की है तो अपनी कैश फ्लो की वर्किंग दे दें। फिर स्पेसिफिक प्रोसीजर्स होते हैं, सुनना, कि अगर आपका बैंक कोवेनेंट का रिस्क था तो आप ये देखेंगे कि आपने बैंक से कोई बात की, बैंक से अगर कोई कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है तो उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस को रिव्यू कर लेना। ऐसा ही है, सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट लेके देख लेना लोन मिला या नहीं मिला। ये स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज हैं भाई, तो ये ऑल अबाउट प्रोसीजर्स हमने किए मैं सारे, इसलिए कह रहा हूँ। तो भाई इसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है। तो यही तो हमने भी किया है ना, केस स्टडीज ही तो की है। केस स्टडीज में होता ही क्या है कि वो बोलता है भाई हमने कोविड की वजह से लैपटॉप परचेज किए हैं और कंप्यूटर बेच दिए हैं, तो वो क्या चाह रहा है तुमसे, एडिशन और डिस्पोजल का प्रोसीजर बता दो, खत्म कहानी। वो बोलेगा ड्यूरिंग द ईयर हम रीवैल्यूएशन पे गए, तो क्या करोगे, रीवैल्यूएशन के प्रोसीजर बताओगे, उसकी पूरी चोरंगी बताई हुई है, उसको तो डेफिनेटली यू हैव टू मेमोराइज। बिल्कुल स्पेसिफिक करके बताना। इन्वेंट्री काउंट और उसके, तो नहीं एक मैं सुनो ना, नहीं उसमें क्या बोलता है, ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन बोलता है ना। तो
नहीं ना, उसके प्रोसीजर नहीं क्या होंगे। ऑडिट अगर ऑडिट नहीं कर पाए तो हम क्या करते हैं, इन्वेंट्री काउंट करते हैं ईयर एंड के बाद। क्या जानिए, एक मिनट सुनो। हाँ, ईयर एंड पे नहीं कर सकते, बाद में तो कर सकते हैं। तो इसके रिस्पॉन्सिव है ना, प्रोसीजर है ना, इसके बताया तो है मैंने कि ईयर एंड के बाद आप स्टॉक काउंट करो और फिर जितनी भी आपकी परचेजेज हुई हैं ईयर एंड के बाद उसको लेस कर दो और जितनी भी सेल हुई है उसको ऐड कर दो, हो गया प्रोसीजर। ये तो जानी कि ये भी थे कि मैंने बताया था कि वर्क बैक करके वहां पहुंचना है। अभी हमने बोला था कि ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर से भी आइडेंटिफाई नहीं होगा, दिस कंस्टिट्यूट स्कोप लिमिटेशन। सही है, तो स्कोप लिमिटेशन देखेंगे कि मटेरियल है, परवेजिव है, मटेरियल है तो क्वालिफाइड, परवेजिव है तो डिस्क्लेमर। चेंज कर दिया, बिल्कुल। खैर है, चलो चलो चलो, सुनो अभी क्लियर है बात। जानी लिखना है, लिखोगे परफेक्शन आएगी। सही है जी, इधर। अच्छा भाई, अब सर इसको आगे देख लेते हैं, एक और साइकिल करा देता हूं मैं। अभी हम कर लेते हैं इन्वेंट्री काउंट के प्रोसीजर्स, तभी तो हो भी जाएगा ना अभी। अच्छा भाई, मुझे सिर्फ इतना पता है कि जब मैं किसी भी इन्वेंट्री काउंट पे जाऊंगा तो मुझे क्लोजिंग इन्वेंट्री को वेरीफाई करना है। सही है, और हर ऑडिटर इसलिए जाता है क्योंकि जब वो ऑडिट पे जाता है तो 15-20 दिन बाद जा रहा होता है, तो क्लोजिंग पे रिलायंस कैसे आए जब तक हमने काउंट नहीं किया हो। तो हम जाते हैं तो हमें कुछ चीजें इंश्योर करनी होती हैं और वो कंट्रोल्स होते हैं। सही है जी। तो क्या अगर मैंने क्लोजिंग इन्वेंट्री काउंट कर ली तो इसके बाद काम नहीं करूंगा उसके ऊपर? करेंगे। काउंट तो सिर्फ क्वांटिटी वेरीफाई कर रहा है, वैल्यू वेरीफाई, वैल्यूएशन कब देखेंगे, टीओडी करते वक्त। बात समझ आ रही है? बिल्कुल, इधर सुनना। हम ये कहते हैं कि भाई जब भी इन्वेंट्री काउंट करने जाए तो मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। रीजन बताओ जल्दी से। हिसाब किताब ही नहीं होगा, हम क्लोजिंग इन्वेंट्री सही वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। वेरी गुड जी। और बोले काउंट टीम जो होनी चाहिए वो वेरा उसका बंदा नहीं होना चाहिए। क्यों, रीजन? सेल्फ रिव्यू थ्रेड नहीं, उनको ये पता होगा कि हमने चोरी चकारी की है तो वो बताएंगे नहीं। बात समझ आ रही है? तो आप भाई फॉर एग्जांपल वेरा उसके बंदे से ही काउंट कराओगे तो वो तो बोलेगा हाँ सब सही है। काउंट किससे कराना चाहिए? इंडिपेंडेंट पर्सन, जो कि वेरा उसका बंदा। तो ऑडिटर ऑब्जर्व कर रहा होता है, पर यूजुअली होता है ये कि जो उसके वर्कर्स होते हैं वो काउंट कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इधर एक्सपीरियंस एंड परमानेंट एम्प्लॉयज होने चाहिए। ऐसा क्यों? ताकि बल्ली अज्यूम करें। टेम्परेरी होगा तो पेल पाल के निकल जाएगा, तैयारी लेके, खत्म कहानी। चलें जी आगे। अब सर, गिवन प्रिसाइज एंड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन एज टू व्हिच एरिया टू बी काउंटेड। ऐसा क्यों? मिसिंग या डबल काउंट भी नहीं होना चाहिए। अगर हमने बोल दिया भाई तू इस एरिया पे महदूद रहेगा, तो इस एरिया पे, ताकि ऐसा नहीं हो कि घूम फिर के हाँ पिछला वाले क्या इधर किधर, बोला ये काउंट कर रहा था, बोले चस्सी अभी 5 मिनट पहले करके गया, यहाँ किधर घूम रहा है। तो बात समझ आ रही है कि हम स्पेसिफिक एरियाज एलोकेट कर देंगे। यहाँ तक कोई पंगा? चलें जी इधर। इसके बाद इन्वेंट्री काउंट शीट के बारे में बता रहा है ये। इन्वेंट्री काउंट शीट प्री नंबर्ड होनी चाहिए। प्री नंबर्ड क्यों? प्री नंबर्ड इसलिए क्योंकि हजारों की तादाद में अगर इन्वेंट्री होगी तो एक पेज पे नहीं आएगी। उसके लिए हो सकता है 15-20 पेजेस हो, और 15-20 पेजेस में से अगर वो घूम गए तो हमें पता होगी यहाँ से यहाँ तक कितनी आएगी, तो हम वापस उसको प्रिंट करके वो स्पेसिफिकली देख सकते हैं। बात समझ आई? तो वो प्री नंबर्ड होना चाहिए। इसके बाद ये कह ये रहा है कि क्वांटिटी मेंशन नहीं होनी चाहिए एज पर बुक्स। चेक ही नहीं करेंगे, वो एक कैजुअल एटीट्यूड के तहत उसको टिक कर देगा। ऐसा ही है। चलें जी आगे। बिल्कुल ठंड मचाएगा, ऐसा ही है। बी साइंड बाय ईच मेंबर, अकाउंटेबिलिटी के लिए कि जिसने जो काउंट किया बल्ली उसकी होगी। कल को कोई शॉर्टफॉल हुआ तो बोलेंगे तूने काउंट किया, अंदर तूने किया था ये। चलें जी आगे। नॉट बी फिल्ड यूजिंग पेंसिल, बिल्कुल, यानी बाद में अगर रिमूव करके चेंज कर दिया तो मसला हो सकता है। फिर देखिए क्वांटिटी तो मेंशन नहीं होती ना, हमने उस वक्त काउंट को जॉय करा दिया, बाद में कुछ चेंज कर दिया, तो वो किससे होना चाहिए? पेन से। इधर आगे। अच्छा, अब इसके बाद एक और चीज बता रहा हूँ जो इसमें नहीं है, जो प्रैक्टिकली होती है। जब काउंट हो जाता है ना, तो काउंट होने के बाद आप उस बंदे से सिग्नेचर भी लेते हैं, स्टैम्प भी लेते हैं और डेट भी लिखवाते हैं। साइन है ना, देखो साइन पेज में डेट वेट नहीं लिखी हुई,
आप डेट भी दिलवा देंगे, मुकर या बोले भाई मैंने तो इस डेट पे किया ही नहीं था, बात समझ आ रही है? तो आपको डेट स्टैम्प वगैरह सब करवाना, तो मैक्सिमम पॉसिबल प्रोसीजर्स आगे सुनिएगा। इन्वेंटरी शुड बी मार्क टैग्ड व्हेन काउंटेड, ऐसा क्यों? डबल काउंट नहीं होना चाहिए, ऐसा ही है, ऐसा नहीं पान की पीक फेंक के आ जाओ उसके ऊपर, सही है? स्टैम्प या वो टिक होना चाहिए। हाँ पहले भाई उस्ताद ने बोला था कि भाई इसमें मार्किंग करनी है, चलो भाई लगे हुए हैं इधर, चलो जी प्लीज सुनना आगे। अच्छा वो कहता है कि अगर कोई काउंट के वक्त आपको कोई डैमेज इन्वेंट्री मिले, थर्ड पार्टी की मिले, वेरी गुड, या थर्ड पार्टी की मिले और डैमेज मिले, तो आपको उसको क्या करना है? अलग कर लेना, ताकि आपको पता है कि उसके बाद में होगी एनआरवी टेस्टिंग। ऐसा ही है जी, कोई पंगा? चलें जी, मैं इसको यहाँ तक रख रहा हूँ। कल की क्लास में मैं कुछ थोड़ा सा टीओसी करा दूंगा सारे, तो कल की क्लास में साइकिल्स खत्म हो जाएंगी, फिर जो तुम कहोगे वो स्टैंडर्ड कर लेंगे। सही है जी? बस सही है। तो मुझे आज मैसेज कर देना ग्रुप के ऊपर कि मुझे सर इसके बाद ये वाले करवा देना स्टैंडर्ड्स, तो मैं वो करा दूंगा। सही है जी? मिलते हैं, मैं करा दूंगा फोटो एथिक्स के। डन। एनपीओ तो मैंने करा दिया है, मैंने बोला ना रिस्क में साथ साथ कराया। सही है, सीधा सीधा था वो तो। चले मिलते जानी, अल्लाह हाफिज़। होप कि भाई आपको रिवाइज हुआ होगा ये इंटरनल कंट्रोल। चले जी, जज़ाकल्लाह, मिलते हैं।